So the molecular basis of inheritance, the second lecture will be on that. As we said, the previous particularly lecture was particularly on discovery of particularly genetic material. We learned about Frederick Mesher, who was first to discover it. Then we learned about the 3 experiments. First was Griffith's experiment. After that, we had an experiment of Avery MacLeod-McCarty's experiment. And the final experiment was given by Hershey and Chase, that they gave the final proof that DNA is the genetic material. Yeah. So now we are very clear that DNA is the genetic material. Now we are going to talk about the next point in this topic, that is packaging of DNA. That is packaging of DNA. So guys, stay with me. Lakshya. So we're going to talk about it. So DNA packaging. So when we are talking about DNA packaging, we have to know that, like as we say, in a mammalian cell, in a typical mammalian cell, in a typical mammalian cell, the length of the DNA itself is 2.2 meters. Kitna? 2.2 meters. Now the question comes ki particularly itna bada lengthy DNA in a particularly nucleus of a size 10 raised to -6 particularly meters, यानी कि micrometer size nucleus में इतना lengthy DNA कैसा fit होगा? That's a very big question. So अभी एक सिंपल सा सवाल है कि how did we got this particularly distance? पहले ये चीज particularly सोचे तो इसका एक सिंपल फॉर्मूला होता है कि length of the DNA can be particularly calculated by ध्यान दो number of base pairs into distance between two consecutive base pairs. Distance between two consecutive base pairs कितना होना चाहिए? 0.34 नैनोमीटर्स. कितना? 0.34 नैनोमीटर्स. So अगर ये फॉर्मूला हमने यूज कर लिया, then we can get the particularly length of the DNA, right? तो ये तो हो गया हमारा, हमको पता चल गया बस इतना बड़ा DNA हम वो particularly न्यूक्लियस में कैसे फिट करेंगे. तो that's where the concept of packaging of DNA comes. क्या आ रहा है? पैकेजिंग ऑफ डीएनए क्या है? ये कंसेप्ट कि जितना बड़ा लेंथी डीएनए हम उस पर्टिकुलरली छोटे से न्यूक्लियस में कैसे फिट कर रहे हैं. अब ये सिंपल पर्टिकुलरली क्वेश्चन जब जनरेट हुआ तो उन्होंने देखा कि इन प्रोकैरियोट्स एज वेल एज इन यूकैरियोट्स, देखो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में भी हमें जो पैकेजिंग दिख रही है, प्रोकैरियोट्स एज वेल एज इन यूकैरियोट्स, हमें जो पैकेजिंग दिख रही है दैट हैज पर्टिकुलरली लिटिल डिफरेंट व्हाट डू वी से मेथोडोलॉजी. बिकॉज क्या देखो, जब हम प्रोकैरियोट्स में बात कर रहे हैं, प्रोकैरियोट्स में पर्टिकुलरली जो डीएनए होता है इट्स नॉट दैट लेंथी, बट या स्टिल वेरी लेंथी फॉर द बैक्टीरिया. क्योंकि देखो ध्यान दो, अगर हम सिंपल सा एग्जांपल लें, कौन सा बैक्टीरिया का? इकोलाई. इकोलाई इज वन ऑफ द कॉमनेस्ट बैक्टीरिया दैट इज यूज्ड इन रिसर्चेस एज वेल. तो इकोलाई में है ना, जब हम डीएनए का लेंथ देखते हैं ना, डीएनए का लेंथ, तो इट इज अराउंड 1100 माइक्रोमीटर इन लेंथ. क्या बोलते हैं मैंने? 1100 माइक्रोमीटर इन लेंथ, दैट इज अराउंड 1.1 mm. अब इतना बड़ा लेंथी डीएनए, वो पर्टिकुलरली बैक्टीरिया की साइज क्या है? 2 to 3 माइक्रोमीटर. डीएनए बहुत लेंथी और बैक्टीरिया का साइज क्या? बैक्टीरिया का साइज क्या है? 2 to 3 माइक्रोमीटर. अभी मैं बैक्टीरिया के अंदर क्यों फिट कर रहा हूँ ऐसा बोल रहा हूँ? नॉट इन द न्यूक्लियस, बिकॉज बैक्टीरिया में न्यूक्लियस नहीं होता. द थिंग इज की बैक्टीरिया इज एन ऑर्गेनिज्म दैट इज विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. इट इज विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. उसमें तुम्हें डायरेक्टली दिखेगा एक कॉइल्ड सर्कुलर डीएनए दैट इज डायरेक्टली प्रेजेंट इनटू द बैक्टीरिया. कॉइल्ड सर्कुलर डीएनए होता है. देखो ये बैक्टीरिया हो गया, ये क्या हो गया? बैक्टीरिया. कौन सा? इकोलाई. ये बैक्टीरिया है और उसके अंदर हम लोगों को ये पर्टिकुलरली क्या दिखेगा? कॉइल्ड डीएनए मिलेगा. कॉइल्ड सुपर कॉइल्ड डीएनए, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड. क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड. सो न्यूक्लियोइड में हम उसको पर्टिकुलरली फिट करेंगे इतने लेंथी डीएनए को इनटू पर्टिकुलरली व्हाट डू वी से अ स्मॉल स्ट्रक्चर. हम उसको इतने लेंथी डीएनए को हम एक स्मॉल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देंगे और वो डीएनए में पर्टिकुलरली क्या हो गया? पैक्ड हो गया. सो इतना दिमाग में आ गया कि 1100 माइक्रोमीटर का पर्टिकुलरली जो डीएनए है वो 2 to 3 माइक्रोमीटर साइज बैक्टीरिया में हमें क्या करना है? इंसर्ट करना है. तो पर्टिकुलरली प्रोसेस होगी कैसे? बहुत सिंपल है, ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं होगी. सो अब ध्यान दो. सो वी सेड कि टोटल डीएनए का लेंथ कितना था? 1100 माइक्रोमीटर. तो उस 1100 माइक्रोमीटर लेंथी डीएनए, देखो ध्यान दो, तो समझो ये पूरा जो लेंथ है ये डीएनए का 1100 माइक्रोमीटर साइज. कितने? 1100 माइक्रोमीटर साइज. अब जब हम इसको पर्टिकुलरली 1100 माइक्रोमीटर साइज वाले डीएनए को जब हम पर्टिकुलरली क्या करते थे? दोनों एंड्स, इस एंड को एंड इस एंड को, लाइकवाइज लेट्स से ये कुछ पर्टिकुलरली ए एंड है, ये बी एंड है, इन दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे
तो पर्टिकुलरली क्या हो जाएगा, एक सर्कुलर रिंग बन जाएगी जिसकी पर्टिकुलरली लेंथ कितनी हो गई, अभी ध्यान दो कितना हो गया 350 माइक्रोमीटर। कितना बोल दिया उन्होंने डायरेक्टली, पहली साइज कितने से रिड्यूस हो गई 350। सो 1100 मीटर लेंथ डीएनए को हमने पर्टिकुलरली क्या कर दिया, उसको दोनों एंड को ज्वाइन कर दिया, तो व्हाट बिकेम, देयर इज अ पर्टिकुलरली फॉर्मेशन ऑफ सर्कुलर डीएनए एंड दैट इज अराउंड हाउ मच लेंथ, कितना साइज बचा उसका 350 माइक्रोमीटर। लेंथ नहीं रिड्यूस है, वो लेंथ पेरीमेट्री में कन्वर्ट हो गया, किसमें कन्वर्ट हो गया, पेरीमेट्री में। सो इस स्ट्रक्चर का साइज कितना हो गया 350 माइक्रोमीटर। कितना हो गया 350 माइक्रोमीटर। अब सो ये था सर्कुलर अनफोल्डेड क्रोमोसोम। अब उसकी फर्दर हम क्या करेंगे, पर्टिकुलरली कॉइलिंग एंड ऑल करने वाले, ठीक है। तो अब फर्दर द पर्टिकुलरली क्रोमोसोम विल बी फर्दर फोल्डेड इनटू पर्टिकुलरली 40 to 50 डोमेन्स। अब ये डोमेन क्या कंसेप्ट है मैं बता देता हूं, ध्यान दो। ध्यान दो, ये डोमेन का कंसेप्ट क्या है ये हम बात कर रहे हैं। देखो ये हमारा पर्टिकुलरली डीएनए है, ये जो डीएनए हम उसको पर्टिकुलरली क्या करेंगे, लूप्स बनाएंगे, उसमें क्या करेंगे लूप्स। लाइकवाइज लेट्स है हम पर्टिकुलरली इस पार्ट में इतना एक सेक्शन लिया और इन दोनों को हमने क्लोज किया, क्या क्या क्लोज किया, यानी कि नजदीक पर्टिकुलरली खींचा। सो व्हाट विल हैपन, देयर इज गोइंग टू बी दिस पार्ट दैट गॉट लाइक दिस, राइट, ऐसे हो गया। ये पार्ट को हमने क्या किया, क्लोज लाया ना, तो उसके वजह से वैसे दिखने लग गया। अब वहां पे लाने के बाद हमने उनके बीच में, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कनेक्टर डाल दिया और इसको बोलते हैं हम आरएनए कनेक्टर। क्या बोलते हैं इसको, आरएनए कनेक्टर। और ऐसे बहुत सारे आरएनए कनेक्टर्स हम डाल डाल के क्या करेंगे, ऐसे डोमेन्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे, डोमेन्स। क्या बनाया हमने, डोमेन्स। और टोटल अराउंड हम 40 to 50, कितने बोलो मैं, 40 to 50 ऐसे डोमेन्स बना रहे हैं, जिसकी वजह से वो पर्टिकुलरली ये जो पर्टिकुलरली साइज थी 350 माइक्रोमीटर की, हम उसको पर्टिकुलरली अराउंड ला देते हैं आफ्टर मेकिंग अ लॉट ऑफ डोमेन्स बाय यूजिंग द आरएनए कनेक्टर इनटू अराउंड 30 माइक्रोमीटर इन साइज। कितना साइज ला दिया हमने, 30 माइक्रोमीटर साइज। कितना, 30 माइक्रोमीटर साइज। लेट्स कंफर्म दैट। देखो ध्यान दो, हमने पर्टिकुलरली देखो यहाँ पे सब लोग ध्यान दो क्या हो रहा है, दिस 350 माइक्रोमीटर पर्टिकुलरली साइज स्ट्रक्चर ड्यू टू पर्टिकुलरली व्हाट, विद द हेल्प ऑफ होम। देखो यहाँ पे हमने आरएनए कनेक्टर्स डाल दिए, अगर आपको दिख रहा होगा डायग्राम ढंग से, तो यू कुड पर्टिकुलरली सी वी हैव पुटेड अ लॉट ऑफ आरएनए कनेक्टर्स इन देयर एंड वी हैव मेड दिस डोमेन्स। क्या बनाया हमने, डोमेन्स। और डोमेन्स का नंबर अराउंड कितना वैरी करता है, फिर से बता रहा हूँ 40 to 50 हमने ऐसे डोमेन्स या फिर लूप्स बनाए विद हेल्प ऑफ आरएनए कनेक्टर। और स्ट्रक्चर क्या कितने साइज का हो गया, 30 माइक्रो साइज का हो गया। सो दिस फर्स्ट लेवल इज पर्टिकुलरली फोल्डिंग, फोल्डिंग एंड लूपिंग बोलते हैं इस स्टेज को, क्या बोलते हैं, फोल्डिंग एंड लूपिंग। पहले लेवल पे हमने क्या किया, फोल्डिंग एंड लूपिंग किया। बट अभी भी हमको पता चल रहा है कि हमारा बैक्टीरिया 2 to 3 माइक्रोमीटर साइज का है और इतना पर्टिकुलरली बड़ा चीज तो बैठेगा नहीं। तो हम उसको फर्दर क्या कर रहे हैं, अब ध्यान दो, हम वापस आ रहे हैं उस पॉइंट पे। अब ये जो चीज था, अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे फर्दर थिंग में। तो ध्यान दो, वो सब करके हमने डोमेन्स बना बना के हमने क्या किया, एक ऐसी स्टेट लाई है। देखो ध्यान दो, ये डोमेन्स वाला पर्टिकुलरली डीएनए जिसकी साइज हमने कितनी कर दी है, 30 माइक्रोमीटर साइज लाई है। इसके बीच में हमने क्या कर दिया, आरएनए कनेक्टर्स भी अटैच कर दिए। देखो ध्यान दो, सो वी हैव आरएनए कनेक्टर्स इन हियर। क्या है, आरएनए कनेक्टर्स हमने डाल दिए। अब इसकी साइज थी हमारी पर्टिकुलरली हाउ मच, 30 माइक्रोमीटर साइज। कितनी थी, 30 माइक्रोमीटर साइज। अब इसमें हम पर्टिकुलरली फर्दर कॉइलिंग एंड सुपर कॉइलिंग करेंगे। तो उसमें क्या किया जा रहा है, उसमें क्या किया जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से ये छोटे छोटे सेक्शंस हम लिए, ये छोटे सेक्शन हमने लिए। इसको मैं थोड़ा सा जूम इन करूँ इतना पीस को, तो डोमेन को मैं पर्टिकुलरली जूम इन कर लेता हूँ। देखो ये बड़ा सा डोमेन मैंने बनाया, वो वाला डोमेन मैंने बस जूम इन किया। उसके बीच में मैं क्या करूंगा, वो आरएनए कनेक्टर भी दिखा दूंगा। अब यहाँ पे हमने बोला है कि उतना पर्टिकुलरली स्ट्रक्चर हम जूम इन करें, तो ऐसा समझ लो ये पीसेस है। देखो ऐसे ऐसे रीजन में पकड़े, और अब इनको क्या करेंगे, हम फर्दर कॉइलिंग करेंगे। क्या करेंगे, फर्दर कॉइलिंग, यानी कि इसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे। ध्यान दो कैसे, उसकी साइज रिड्यूस करने के लिए इसमें हम कॉइलिंग कर देंगे, इतने रीजन को हम दोनों को नजदीक लाएंगे, उसको लॉक कर देंगे। सो व्हाट विल हैपन ओवर देयर, सो दैट रीजन विल बी लूप्ड लाइक दिस। सो नीचे का एक बार वापस हमने कर दिया, उधर का नीचे का रीजन वापस क्या हो गया, लूप। सो इससे क्या हो रहा है ना, ये जो पेरीफेरी है वो क्या हो जाएगी, और श्रिंक होती जाएगी। इमेजिन, आर यू इमेजिनिंग, ये रीजन क्या हो जाएगा, और श्रिंक होते जाएगा। एंड विद दैट हेल्प पर्टिकुलरली विद द फर्दर कॉइलिंग एंड सुपर कॉइलिंग वी आर एबल टू रिड्यूस द साइज ऑफ द डोमेन। अगर डोमेन का साइज कम हो गया तो ये इसका मतलब क्या हो गया, सारे डोमेन साइज में रिड्यूस होंगे और दिस स्ट्रक्चर विल बी श्रिंक एंड फर्दर दिस स्ट्रक्चर दिस दैट इज ऑफ पर्टिकुलरली हाउ मच साइज, 30 माइक्रो साइज विल बी रिड्यूस फर्दर। क्या हो जाएगा, रिड्यूस फर्दर। और स्ट्रक्चर फाइनली कैसे दिखने लग जाएगा, ध्यान दो, वो पर्टिकुलरली स्ट्रक्चर कैसे दिखने लगेगा, ध्यान दो।
ये स्ट्रक्चर फर्दर दिखने लग जाएगा कुछ इस तरह, जिसमें साइज रिड्यूस हो गई है और इसमें छोटे छोटे लूप्स बन गए। अभी इसमें छोटे छोटे लूप्स बन गए। अब ये जो पर्टिकुलरली हम लूप्स बना रहे हैं, ये पर्टिकुलरली कॉइलिंग एंड सुपर कॉइलिंग के मदद से हुआ। कैसे हुआ? कॉइलिंग एंड सुपर कॉइलिंग के मदद से। एंड दिस पर्टिकुलरली हैपेंड विद पर्टिकुलरली फ्यू स्पेशल स्पेशल प्रोटीन्स विच आर हिस्टोन लाइक प्रोटीन्स। किसके मदद से हुआ? हिस्टोन लाइक प्रोटीन्स। आई एम नॉट सेइंग हिस्टोन प्रोटीन्स, आई एम नॉट सेइंग हिस्टोन प्रोटीन्स। यहाँ पे आरएनए कैरेक्टर्स अभी भी अटैच है जिन्होंने डोमेन बना के रखा है, और कुछ हिस्टोन लाइक प्रोटीन्स है और कुछ एंजाइम्स भी आती है हेल्प में। देखो ये क्या हो गया? कॉइलिंग एंड सुपर कॉइलिंग हो गया। क्या हो गया? कॉइलिंग एंड सुपर कॉइलिंग। तो उसकी वजह से हमने उस डोमेन्ड डीएनए को और श्रिंक कर दिया साइज में, और श्रिंक कर दिया साइज में। एंड दैट इज विद द हेल्प ऑफ वेरियस एंजाइम्स, दैट इज विद द हेल्प ऑफ वेरियस एंजाइम्स। लाइकवाइज particularly histone like proteins, first I'm saying histone like proteins, not histone proteins, histone like proteins. And few more if we talk about, there are few enzymes like third enzyme that is called as DNA gyrase or topoisomerase as this is given in your state textbooks, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड टेक्स्ट में दिया हुआ है। ठीक है, सो डीएनए गायरेज एंड टोपोआइसोमरेज ऐसे कुछ एंजाइम्स होंगे जो हमें फर्दर कॉइलिंग एंड सुपर कॉइलिंग करने में मदद करेंगे। सो यू कुड सी दैट in this particularly section there is this size of the particularly structure that has been reduced to 2 micrometers. How much it has been reduced to? 2 micrometer size में आ गया। और बैक्टीरिया का साइज क्या? 2 to 3 पकड़ लिया तो उसमें परफेक्टली फिट हो जाएगा, राइट? So that was particularly packaging of DNA in prokaryotes, right? Okay, fine. So I think we are clear with the first part, that is packaging of DNA in prokaryotes. थोड़ा सा आइडिया आ गया होगा दिमाग में कि पहले क्या करना है, पेरीफेरी को डोमेन्स में कन्वर्ट करना विद द आरएनए कनेक्टर्स, एंड फर्दर सुपर कॉइल्ड और फोल्डेड स्ट्रक्चर हम बना रहे विद द हेल्प ऑफ पर्टिकुलरली सम स्ट्रक्चर्स, एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स लाइक हिस्टोन लाइक प्रोटीन्स। उसके बाद हम यूज करेंगे डीएनए गायरेज एंजाइम एंड टोपोआइसोमरेज एंजाइम। क्लियर? चलो ठीक है, डन। Now we want to talk about is the next thing, that is packaging of DNA in eukaryotes। इसके बारे में कहाँ पे बात करेंगे? यूकैरियोट्स में। और यूकैरियोट्स में पैकेजिंग कैसी होती है, किसने सिखाया, किसने बताया? सबसे पहले कॉर्नबर्ग। कौन से साल में? 1974। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ईयर बिकॉज दैट माइट बी आस्क्ड इन एग्जाम। ठीक है, तो ये पर्टिकुलरली पूछ सकता है। अब वी आर टॉकिंग अबाउट पैकेजिंग ऑफ डीएनए। सो हमको पता है, देखो डीएनए, ह्यूमन डीएनए जो है ना, ह्यूमन डीएनए या फिर मैमलियन डीएनए, इट्स अ वेरी लेंथी मॉलिक्यूल, आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन, इट्स अ वेरी लेंथी मॉलिक्यूल दैट इज ऑलमोस्ट फिल अप अराउंड 2.2 मीटर्स। अब इतना बड़ा लेंथी डीएनए 10⁻⁶ मीटर इस साइज ऑफ न्यूक्लियस में अगर फिट करना है तो हमें बहुत एफिशिएंट पैकेजिंग चाहिए, बहुत ज्यादा एफिशिएंट पैकेजिंग चाहिए। बिकॉज एफिशिएंट पैकेजिंग के बिना ये पर्टिकुलरली फिट नहीं होने वाला। इतना बड़ा लेंथी डीएनए, इतना बड़ा लेंथी डीएनए इतने छोटे से साइज में फिट नहीं होगा if we particularly do not have an efficient packaging। तो इसमें पैकेजिंग की लेवल्स बहुत होंगी। ठीक है, सो शुरुआत का जो पर्टिकुलरली पैकेजिंग है ये बहुत कॉमन है, बोर्ड्स में भी पूछा जाता है, थियोरेटिकल एग्जाम जो होता है ना उसमें पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन यूकैरियोट्स पूछा जाता है, तो हम इसके बारे में बात करेंगे। अब ध्यान दो, जब हम डीएनए के बारे में बात कर रहे हैं, डीएनए हमारा कौन सा चार्ज कैरी कर रहा है? कौन सा चार्ज कैरी कर रहा है? इट्स अ पर्टिकुलरली कंपाउंड which has particularly what negative charge on it। क्या होता है नेगेटिव चार्ज? बिकॉज इट इज एसिडिक इन नेचर। कैसा है वो? एसिडिक नेचर का। कैसा है? एसिडिक नेचर। एंड एसिडिक क्यों है? फॉस्फेट ग्रुप क्यों ऐसे क्यों है? फॉस्फेट ग्रुप क्या होता है ना, वो H+ डोनेट कर देता है, इट गेट्स अ नेगेटिव चार्ज ऑन द ऑक्सीजन। OH ग्रुप होता है ना, उसमें का H+ डोनेट हो गया और OH में का O- बच रहा है, एंड दैट माइनस इज गोइंग टू गिव दैट पर्टिकुलरली डीएनए नेगेटिव चार्ज। अब ये जो नेगेटिवली चार्ज जो डीएनए है, इट कैन गेट इजीली कॉइल्ड अराउंड स्ट्रक्चर्स व्हिच आर पॉजिटिवली चार्ज। और इसी चीज का पर्टिकुलरली फायदा हुआ, पैकेजिंग ऑफ डीएनए वाज पर्टिकुलरली डन अराउंड पर्टिकुलरली फ्यू प्रोटीन्स, सच प्रोटीन्स व्हिच आर पॉजिटिवली चार्ज। डीएनए नेगेटिवली चार्ज है, वो हम पर्टिकुलरली किसके अराउंड ये कर रहे हैं, रैप करेंगे पर्टिकुलरली पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन। सो पर्टिकुलरली उस प्रोटीन्स के बारे में बात कर रहे हैं अभी, ध्यान दो। So whenever we're talking about particularly proteins, which proteins we are talking about which are going to be used in packaging of DNA? I am saying histone proteins। कौन से proteins? histone proteins। ये histone proteins हमारे जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होंगे। कैसे होंगे? पॉजिटिवली चार्ज। और इनके अराउंड जो नेगेटिवली चार्ज डीएनए होता है दैट कैन गेट इजीली
that can get easily what? Easily coiled. That can get easily coiled. So अब ये हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज कैसे बने, तो उसमें हमें पर्टिकुलरली पॉजिटिवली चार्ज कैसे बने, तो उसमें हमें पर्टिकुलरली कुछ बेसिक अमाइनो एसिड्स मिलते हैं। कौन से बेसिक अमाइनो एसिड्स? वो बेसिक अमाइनो एसिड्स कौन से जो सबसे ज्यादा मिलेंगे इसमें, तो ये एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था, दैट इज लाइसिन एंड आर्जिनिन। क्या बोल रहा हूं मैं? लाइसिन एंड आर्जिनिन, ये दोनों जो अमाइनो एसिड्स होते हैं ये हो गए बेसिक अमाइनो एसिड्स। और बेसिक अमाइनो एसिड कैसे होते हैं, देख ध्यान दो, क्या होगा ना, अमाइनो एसिड का कोई स्ट्रक्चर हम डिस्कस कर रहे हैं तो उसमें पर्टिकुलरली 4 पर्टिकुलरली कंपोनेंट्स होता है कायरल कार्बन के अराउंड। इधर क्या मिलेगा? एसिड ग्रुप। इधर क्या मिलेगा? पर्टिकुलरली अमाइनो ग्रुप। ठीक है, क्या मिलेगा? अमाइनो ग्रुप। एक साइड में हाइड्रोजन मिलेगा और एक साइड में कोई एक आर ग्रुप होगा, दैट इज द साइड चेन, दैट इज कॉल्ड द साइड चेन। और इस पे कहीं तो ध्यान दो, इस पे कहीं तो वी आर नॉट एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर, इतना जरूरी नहीं होता हमें, तो हम आर में इतना ध्यान रखना है कि कहीं तो एक अमाइनो ग्रुप है। और जब एक एसिड और 2 अमाइन ग्रुप होंगे, देखो एसिड ग्रुप, अमाइनो एसिड को एसिड बनाने वाला एसिड है, बेसिक बनाने वाला अमोनिया है, अमाइन ग्रुप है। बट अगर 2 अमाइन ग्रुप होंगे ना, तो एक टोटल नेट अमाइनो एसिड कैसा बन जाएगा? बेसिक टाइप। कैसा बन जाएगा? बेसिक। अगर ये दोनों देखो, एसिड एक है अमाइन एक है, तो ये बन गया न्यूट्रल अमाइनो एसिड। और एसिड एक है 2 अमाइन ग्रुप है, तो ये बन गया बेसिक अमाइनो एसिड। अगर अलग रहता तो एक अमाइन है और 2 एसिड ग्रुप है, इसकी जगह एसिड होता तो वो क्या होता है? एसिडिक अमाइनो एसिड। तो ये कौन सा हमारा बेसिक अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर होना चाहिए, और उसमें कौन आ रहा है? हमारे लाइसिन एंड आर्जिनिन। कौन आ रहा है? लाइसिन एंड आर्जिनिन। इनकी वजह से हिस्टोन प्रोटीन हमारा बन जाता है कैसा? पॉजिटिवली चार्ज। कैसा बन जाएगा? पॉजिटिवली। अब हम जब पैकेजिंग ऑफ डीएनए डिस्कस कर रहे हैं, पैकेजिंग ऑफ डीएनए जब डिस्कस कर रहे हैं, उसमें हमें पर्टिकुलरली टोटल 5 टाइप के हिस्टोन प्रोटीन्स मिलते हैं। कितने प्रकार के मिलते हैं? 5। क्या क्या होंगे? पहला होता है H1, फिर होता है पर्टिकुलरली H2A, फिर होता है H2B, फिर होता है H3 और लास्ट में होगा H4। क्या होगा? H4। पर ध्यान दो, H1 एक ही होता है, ये चारों मिलके डबल होता है। कैसे होता है? डबल। सो टोटल कितने हो गए? ये 8। और ये एक स्पेरिकल स्ट्रक्चर बनाता है जिसको बोलते हैं हम पर्टिकुलरली हिस्टोन ऑक्टामर। क्या बनाएगा वो? हिस्टोन ऑक्टामर। सो उसके बारे में हम इन डेप्थ बात कर रहे हैं, ध्यान दो। तो एक इमेजिन करो कंडीशन, एक इमेजिन करो कंडीशन कि ये एक स्पेरिकल बॉल बन गया जिसमें हमें पर्टिकुलरली टोटल 8 प्रोटीन है। कितने प्रोटीन है? 8 प्रोटीन। स्पेरिकल बॉल बन गया जिसमें हमें टोटल कितने प्रोटीन मिल रहे हैं? 8। जैसे कि H2A, H2B, H3 एंड H4, ये हर कोई दो दो है। सामने से 4 दिख रहे हैं, पीछे से 4 होंगे। ठीक है, अब इसके अराउंड हमारा जो डीएनए होता है, इसके अराउंड हमारा जो डीएनए विच इज ये कैसा होगा? पूरा स्पेरिकल पॉजिटिवली चार्ज होगा। कैसा होगा? पॉजिटिवली चार्ज। उसके अराउंड हमारा डीएनए आएगा, लूप बनाएगा। पहला एक लूप कंप्लीट हुआ, पहला एक लूप कंप्लीट हुआ। एक लूप कंप्लीट होने के बाद वो दूसरा लूप कंप्लीट नहीं करता, वैसे आगे चला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे तुम लोग एक फिनोमेना ऑब्जर्व होगा, एक फिनोमेना ऑब्जर्व होगा कि उसमें ना योर पर्टिकुलरली डीएनए इज मेकिंग 1 कंप्लीट टर्न, एंड जो दूसरा टर्न होता है, एक कंप्लीट टर्न मारेगा और दूसरा टर्न पूरा नहीं मारेगा, 3/4 करेगा, 3/4 टर्न मारेगा। कितना होगा? 3/4 टर्न। तो एक टर्न पूरा हुआ, दूसरा टर्न पूरा होने से पहले नीचे चला जाता है। अब इसके वजह से क्या हो जाता है ना, इधर एक नॉच तैयार हो जाएगा, ऐसे एक नॉच तैयार हो जाएगा, और उस नॉच में हमारा 5वां टाइप का प्रोटीन फिट होगा, दैट इज गोइंग टू बी द H1 प्रोटीन। कौन सा फिट होगा उसमें? H1 प्रोटीन, जो यहाँ पे होगा। अब इसका फायदा क्या हो रहा है ना, H1 प्रोटीन यहाँ पे फिट होने की वजह से यू विल गेट इन पर्टिकुलर, यू हैव टू इमेजिन दिस कि अभी देखो क्या होगा यहाँ पे। एक इमेजिन कर दो, देखो ये वायर दिख रही है, आई गेस सबको वायर दिख रही है। यहाँ पे एक लूप बनाया मैंने, ध्यान दो, यहाँ पे एक लूप बनाया। अब ये लूप के इसमें ना, ये लूप कंप्लीट हो गया, इसके बीच में मैंने पेन लगा दिया। ये पेन लगाने की वजह से फायदा क्या हो रहा है, ध्यान दो। अब ये वायर इधर का पार्ट इधर नहीं जा रहा है, इधर का पार्ट इधर नहीं आ रहा है, तो ये H1 प्रोटीन ऐसे काम कर रहा है। देखो ध्यान दो, इधर का पार्ट ये साइड में नहीं जा पा रहा है, बिकॉज वो लूप के बीचों बीच अटका दिया मैंने। इधर का पार्ट इधर नहीं आ रहा है, यानी कि ये पर्टिकुलरली वापस मैंने क्या कर दिया, वो लूप में अटका है। सो इफ यू वांट टू सी, यू कुड पर्टिकुलरली इमेजिन कि ये जो पर्टिकुलरली स्फेरिकल बॉल था, एक थ्रेड वो साइड से आ रहा है, एक थ्रेड ये साइड में जा रहा है, बट व्हाट विल हैपन, उन दोनों के बीच में अटकने वैसे ये थ्रेड इधर नहीं जाएगा, ये थ्रेड इधर नहीं आएगा, बिकॉज H1 इज देयर, H1 इज देयर। ये थ्रेड इधर नहीं जा रहा, ये थ्रेड इधर नहीं आ रहा, so that H1 is basically locking the DNA to uncoil, locking the DNA from uncoiling। H1 प्रोटीन ने उधर पर्टिकुलरली इंटरलॉक कर दिए, वो साइड से थ्रेड इधर नहीं आएगा, ये साइड से थ्रेड उधर नहीं जाएगा। आर वी गेटिंग द पॉइंट? सो
ये हो गया हमारा पर्टिकुलरली जो स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। क्या बोलेंगे इसे? न्यूक्लियोसोम। सो दिस स्ट्रक्चर, होल स्ट्रक्चर विल बी कॉल्ड एज न्यूक्लियोसोम। क्या बोला मैंने इसे? न्यूक्लियोसोम। अब हर न्यूक्लियोसोम पे पर्टिकुलरली अराउंड कितना डीएनए यूज होगा, ये क्वेश्चन एंट्रेंस में पूछा जाता है। ठीक है, क्या पूछा जाता है एंट्रेंस में कि डीएनए का कितना लेंथ हम एक न्यूक्लियोसोम में पर न्यूक्लियोसोम यूज करता है। तो ध्यान देने का, न्यूक्लियोसोम में हम टोटल 200 बेस पेयर्स यूज करते हैं। हर एक न्यूक्लियोसोम अराउंड 200 बेस पेयर्स यूज कर लेता है पर्टिकुलरली फॉर कॉइलिंग इट अराउंड। उसमें का जो पर्टिकुलरली अराउंड द हिस्टोन ऑक्टामर है जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी 146 बेस पेयर्स। कितना? 146 बेस पेयर्स। और एक डीएनए रहता है जो दो न्यूक्लियोसोम के बीच में होगा, दैट इज कॉल्ड एज लिंकर डीएनए। क्या बोला मैं? लिंकर डीएनए। वो पर्टिकुलरली अराउंड 54 बेस पेयर्स कवर करेगा। कितना? 54 बेस पेयर्स। सो इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड, देखो ये न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर दिख रहा है सबको, यहाँ पे सबको न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये न्यूक्लियोसोम में कुछ पर्टिकुलरली लूप हुआ डीएनए, इस न्यूक्लियोसोम में कुछ डीएनए लूप हुआ, उसमें पर्टिकुलरली चले गए 146, आई एम सॉरी 146 पर्टिकुलरली क्या चलेगा उसमें बेस पेयर चलेगा। 146 बेस पेयर्स went over the looping of the nucleosome, and there is this particularly linker DNA which exhibit 54 बेस पेयर्स। अब इससे क्या हो रहा है ना, देखो ना, डीएनए का लेंथ कम कर रहे हैं ना हम लोग। डीएनए का क्या कर रहे हैं? लेंथ 2.2 मीटर था। 2.2 मीटर में मतलब बहुत सारे मिलियंस ऑफ बेस पेयर्स है, बिलियंस ऑफ बेस पेयर्स, आई शुड करेक्ट माय सेल्फ, बिलियन ऑफ बेस पेयर्स है। तो उनको हम पर्टिकुलरली क्या कर 200 200 में है ना, क्या कर रहे हैं? लूप कर रहे हैं। अब ये बहुत बड़ा सा थ्रेड है, उसको हम क्या कर रहे हैं? एक बॉल के अराउंड क्या कर रहे हैं? लूप कर दिया। एक और लिया बॉल, लूप कर दिया। एक और बॉल किया, लूप कर दिया। तो अब एक पर्टिकुलरली एक ऐसा एक स्ट्रक्चर बन रहा है। वो नहीं होता मोती के पर्टिकुलरली, मोती की बोलते हैं ना उसको, मोती के अराउंड धागा नहीं लगा गया, तो इट अपियर्स लाइक दिस, इट अपियर्स लाइक दिस। सो जब हम एक पर्टिकुलरली इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ इमेजिंग करता है, तो उसमें तुम लोगों को क्या ऑब्जर्व होगा? एक फिनोमेना ऑब्जर्व होगा जिसको बोलते हैं बीड्स ऑन स्ट्रिंग्स। बीड्स यानी मोती, बीड्स। सो बीड्स ऑन स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग पे बीड्स ऑब्जर्व जैसे होगा। देखो कैसे, ये थ्रेड है, ये थ्रेड है, और थ्रेड पे पर्टिकुलरली मोती जैसा दिखा, थोड़ा थ्रेड दिखा मोती, थोड़ा थ्रेड दिखा मोती, थोड़ा थ्रेड दिखा मोती, जैसा ऑब्जर्व हो रहा है ना, ऐसा ऑब्जर्व हो रहा है। सो इसको बोलते हैं पर्टिकुलरली बीड्स ऑन स्ट्रिंग। और ये क्रोमैटिन लेवल पे हम पर्टिकुलरली जब इंटरफेस में चेक करते हैं, तब ऐसे पर्टिकुलरली अपीयरेंसेस हो सकते हैं, हमको देखने मिल सकता है। ठीक है, ये हमें कहा कैसे ऑब्जर्व हुआ? इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफी में। इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफी में हमें वो मोती जैसा स्ट्रिंग दिख रहा है, उसको बोलेंगे हम बीड्स ऑन स्ट्रिंग फिनोमेना। ये हमें न्यूक्लियोसोम लेवल पे मिलती है। और इतने पे कॉइलिंग नहीं होगी ना, क्योंकि डीएनए बहुत लेंथी है और न्यूक्लियोसोम, हर न्यूक्लियोसोम बस 200 बेस पेयर यूज कर रहे हैं। तो अभी हम क्या करेंगे? फर्दर कॉइलिंग क्या करेंगे? फर्दर कॉइलिंग। सो इनिशियल स्टेज में न्यूक्लियोसोम बनाने के लिए तो हमको क्या, किस चीज की जरूरत पड़ी? बस हिस्टोन प्रोटीन की जरूरत पड़ी। देखो यहाँ पे भी ऑब्जर्व कर सकते हैं डायग्राम में कि ये हमारा लूप बना था, और बीच में H1 प्रोटीन है, बीच में क्या है? H1 प्रोटीन। और H1 ने क्या कर दिया? दोनों थ्रेड्स दोनों बाजू से क्या कर दिया? लॉक कर दिया। क्या कर दिया? लॉक। ठीक है, आर वी क्लियर? आर वी क्लियर? अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, पैकेजिंग फर्दर। अब हमारे पास क्या था? ध्यान दो, हमारे पास क्या था? वो बीट्स ऑन स्ट्रिंग वाला फिनोमेना, न्यूक्लियोसोम लिंकर डीएनए, न्यूक्लियोसोम लिंकर डीएनए, न्यूक्लियोसोम लिंकर डीएनए, ऐसे बहुत लेंथी डीएनए अभी भी बचा है, बहुत सारा लेंथ बचा है। तो अब क्या करेंगे? हम छह के पर्टिकुलरली कंपोनेंट्स लेंगे। 1 2 3 4 5 6, हमने पहले 6 ले लिए। ये 6 न्यूक्लियोसोम्स हम पिक करेंगे, और इन 6 न्यूक्लियोसोम्स को हम पर्टिकुलरली कैसे करेंगे? कॉइल करेंगे इस प्रकार से। मतलब हर लूप हम सोलेनोइड बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? सोलेनोइड। क्या बना रहे हैं उसको? सोलेनोइड में। सो लूप्स बन रहे हैं, और वो पर्टिकुलरली हम हर लूप में हम कितने न्यूक्लियोसोम यूज करेंगे? 6। सो पहले लूप में 6 चले गए, दूसरे लूप में भी हम लोगों को क्या देखने मिलेगा? 6 न्यूक्लियोसोम मिलेंगे। तीसरे लूप में हमको फिर से 6 न्यूक्लियोसोम देखने मिलेंगे। सो ऐसे कर करके हमने उसको क्या कर दिया? और साइज में रिड्यूस कर रहे हैं, और साइज में रिड्यूस कर रहे हैं। तो यहाँ पे तुम ऑब्जर्व कर सकते हो, हमारा पर्टिकुलरली न्यूक्लियोसोम का थिकनेस देखो, हमारा न्यूक्लियोसोम का थिकनेस कितना था? देखो डीएनए 2 नैनोमीटर थिकनेस का था। कितना? 2 नैनोमीटर थिकनेस का। अब ये 2 नैनोमीटर की थिकनेस डीएनए को हमने क्या किया? न्यूक्लियोसोम के मदद से 11 नैनोमीटर थिकनेस पे ला दिया। कितने नैनोमीटर? 11 नैनोमीटर्स। अब टेक्स्ट बुक में अगर दिया रहेगा तो एंगस्ट्रॉम में देंगे, 110 एंगस्ट्रॉम बोलेंगे। वो कितना? 110 एंगस्ट्रॉम। तो उस पर्टिकुलरली 11 नैनोमीटर थिक
न्यूक्लियोसोम को हम क्या करेंगे, सोलेनोइड में कन्वर्ट करेंगे। किसमें? सोलेनोइड। और सोलेनोइड में हम क्या कर रहे हैं, टोटल 6 न्यूक्लियोसोम्स यूज कर रहे हैं। तो देखो 4 सामने से दिख रहे तो 2 पीछे से भी तो होंगे, और हमने उसको कितना थिक कर दिया, 300 एंगस्ट्रॉम। कितना? 300 एंगस्ट्रॉम, यानी कि वो टेक्स्ट बुक में एक और चीज बोल सकते हैं, 30 नैनोमीटर। कितना? 30 नैनोमीटर। सो ध्यान दो, 30 नैनोमीटर यहाँ पे लिखा है मैंने। कितना? 30 नैनोमीटर। सो 30 नैनोमीटर वाली इसमें न्यूक्लियोसोम में कन्वर्ट कर दिया। अब फर्दर, अब इसके ऊपर का जो कॉइलिंग होगा, फर्दर कॉइलिंग होना चाहिए, वो हमें पर्टिकुलरली हायर प्रोटीन से मिलेगा। उन हायर प्रोटीन को बोलते हैं हम एन। ध्यान दो, हम क्या बोलते हैं हायर प्रोटीन को? जो सोलेनोइड, कौन से लेवल के ऊपर? सोलेनोइड लेवल के ऊपर जब हम कॉइलिंग एंड कंडेंसर, कॉइलिंग एंड सुपर कॉइलिंग कर रहे हैं, उस पर हमको पर्टिकुलरली जरूरत पड़ेगी कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन की, जिनको बोलते हैं हम NHC प्रोटीन्स। क्या बोल रहा हूं मैं? NHC प्रोटीन्स। अब ये NHC प्रोटीन्स का फुल फॉर्म क्या है? दीज आर नॉन हिस्टोन। क्या बोल रहा हूं मैं? नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स। क्या बोल रहा हूं मैं? नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स। और ये नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स के मदद से हम सोलेनोइड के ऊपर की लेवल ऑफ कॉइलिंग कर सकते हैं। देखो जैसे कि क्रोमेटिन फाइबर लेवल पे, कौन से लेवल पे? क्रोमेटिन फाइबर लेवल पे, जिसपे हम फर्दर कॉइलिंग एंड थिकनिंग कर रहे हैं। तो क्रोमेटिन फाइबर कितना थिक हो गया? 30 नैनोमीटर। तो पर्टिकुलरली हम उसको क्या करेंगे, फर्दर फोल्ड कॉइल करेंगे, तो फिर पर्टिकुलरली और क्या हो जाएगा, 700 नैनोमीटर थिक हो जाएगा, जिसको बोलते हैं क्रोमोनिमा। क्या बोलते हैं? क्रोमोनिमा। और जब पूरा का पूरा क्रोमोसोम कॉइल हो जाएगा, इट बिकम्स 1400 नैनोमीटर थिक। और इतना ज्यादा पूरा कंडेंसेशन हमें बस एक ही स्टेज में देखने मिलेगा, दैट इज मेटाफेज। कौन सा स्टेज में? मेटाफेज। एंड दैट इज द बेस्ट स्टेज, दैट इज द बेस्ट स्टेज टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। दैट इज द बेस्ट स्टेज टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। सो देखो कहां से हमने 2 नैनोमीटर थिकनेस, 2 नैनोमीटर थिकनेस, बट बहुत ज्यादा लेंथी डीएनए, जो जो जिससे दूसरे 2 एंड हमें पता भी नहीं कहाँ पे, उसको हम साइज में रिड्यूस करते उसकी थिकनेस बढ़ा दी। थिकनेस बढ़ाने को प्रॉब्लम नहीं है, देखो 2 नैनोमीटर का 1400 नैनोमीटर थिकनेस ला दी, पर उसकी लेंथ हमने कम कन्वर्ट कर दी ना, और बहुत छोटी कर दी, सो दैट इट कैन फिट इनटू द न्यूक्लियस। इट कैन फिट इनटू द न्यूक्लियस, दैट इज 10⁻⁶ साइज। समझ में आ रहा है? 10⁻⁶ साइज वाले में हमने उसको कन्वर्ट कर दिया। समझ लो। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट। चलो, so that was the thing that is seen in condensation of DNA, condensation of DNA in eukaryotes. Now we'll talk about a section that is heterochromatin and euchromatin. मैं deliberately paragraphs डाला हूँ because this is asked in boards as well, for differentiating between heterochromatin and euchromatin. तो सामने है paragraph, तो थोड़ा सा रीड करते क्या बोल रहा है वो देखता। सो ध्यान दो। सो हेटेरोक्रोमैटिन, हेटेरो यानी कि मिक्स्ड होता कुछ, हेटेरो यानी कि मिक्स्ड होता कुछ, यू मतलब ट्रू। यू यूजुअली वर्ड का अर्थ होता है ट्रू। ट्रू क्रोमैटिन यानी कि ट्रू फाइबर्स ऑफ डीएनए। हेटेरो यानी कि मिक्स्ड फाइबर्स ऑफ डीएनए, मतलब कुछ कॉम्प्लेक्स होगा इसमें। तो ध्यान दो। सो डेफिनेशन क्या बोल रहे हैं, हेटेरोक्रोमैटिन में क्या बात कर रहे हैं? इन यूकैरियोटिक सेल्स। तो स्पेसिफाई किया यूकैरियोटिक सेल के बारे में। तो ऐसा मोस्टली डीएनए तुमको यूकैरियोटिक और हेटेरोक्रोमैटिन यूकैरियोट्स में मिलना है, प्रोकैरियोट्स में इतने ऐसी चीजें मिलती नहीं मोस्टली। सम सेगमेंट ऑफ क्रोमोनिमा और क्रोमोसोम, कुछ क्रोमोसोम या क्रोमोनिमा का पर्टिकुलरली सेगमेंट कौन से स्टेज में एमसीक्यू के पूछा जा सकता है? ड्यूरिंग इंटरफेज। ड्यूरिंग इंटरफेज यानी कि ऐसा फेज जिसमें सेल डिवाइड, सेल का डीएनए जो होता है ना रेप्लिकेट करता है। हर चीज जो होता है ना इंटरफेज में सेल का, वो क्या कर रहा होता है उस फेज में? क्या कर रहा होता है? रेप्लिकेट कर रहा होता है, कॉपीज बना रहा होता है। जैसे कि हमको पता होगा 11th स्टैंडर्ड से, जो इंटरफेज होता है ना उसमें 3 फेज होता है, G1 S G2। G1 S G2। G1 यानी कि गैप 1 फेज, S यानी कि सिंथेसिस फेज, और G2 यानी कि गैप 2 फेज। S फेज में ना, S फेज में हमको याद रखना है कि डीएनए रेप्लिकेट होता है, हमेशा याद रखना है। S फेज में क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेट होता है। ठीक है, तो ध्यान दो। So heterochromatin in eukaryotic cell, some segment of chromonema or chromosome during interphase and early prophase, or even in the early prophase, what will happen? Remains in a condensed state. देखो इंटरफेज में ये हमें बहुत बात याद रखनी कि डीएनए बहुत ज्यादा खुला हुआ होता है, पर कुछ पार्ट अभी भी ऐसा बोल रहे हो, कुछ पार्ट अभी भी ऐसा है जो अभी भी क्या कंडेंस्ड यानी कि कॉइल्ड है। अब इसका पर्टिकुलरली प्रॉब्लम क्या हो सकता है इस डीएनए को? This region basically which is still condensed in the interphase will be called as heterochromatin. प्रॉब्लम उस चीज का नहीं है, उस चीज का प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या होने वाला है आगे जाके बात कर। अभी ध्यान दो, ये जो टर्म थी हेटेरोक्रोमैटिन किसने दी? हेड्स। किसने दी? हेड्स। हेड्स ने पर्टिकुलरली सबसे पहले टर्म इंट्रोड्यूस की थी।
ये जो रीजन होगा, देखो ध्यान दो, बहुत अभी भी कॉइल्ड है, यानी कि उसकी स्टेनिंग कैसा होगा, डार्क स्टेनिंग हो सकता है। सो ध्यान दो, दिस रीजन कहाँ पे लोकलाइज होगा, नियर सेंट्रोमियर। एक तो सेंट्रोमियर के पास हो सकता है, कहाँ पे हो सकता है, सेंट्रोमियर के पास हो सकता है, या फिर टीलोमियर, या फिर एक पर्टिकुलर रीजन होता है इसको बोलता है इंटरकलेटेड रीजन। क्या होता है इंटरकलेटेड रीजन, जो क्रोमोसोम या फिर क्रोमोनिमा में देखने मिल सकता है। सो तीन रीजन के उधर मिल सकता है, सेंट्रोमियर, टीलोमियर और इंटरकलेटेड रीजन। ये क्रोमोनिमा के उस रीजन में हमको हेटेरोक्रोमैटिन मिल सकता है। अगेन दैट्स नॉट द मेजर पार्ट। मेन पार्ट क्या है, दिस पार्ट इज जेनेटिकली मोस्टली इनएक्टिव रीजन होगा। कैसा होगा ये, इनएक्टिव रीजन। हाउ इट्स गोइंग टू बी इनएक्टिव रीजन। क्यों इनएक्टिव होगा, क्योंकि एक सिंपल सा कि इमेजिनेशन अगर हम रखना चाहेंगे तो ये रीजन अभी भी कंडेंस्ड है। अगर कंडेंस्ड है तो एंजाइम जो होंगे ना वो जाएंगे नहीं वहां पे, सो ट्रांसक्रिप्शन ढंग से नहीं कर पाएंगे, वो एंजाइम उस रीजन का ट्रांसक्रिप्शन कर नहीं पाएंगे। अगर ट्रांसक्रिप्शन नहीं हुआ तो ट्रांसलेशन भी नहीं होगा, और ट्रांसलेशन नहीं हो रहा तो कैरेक्टर नहीं मिलेगा। यानी कि वो रीजन जो अभी भी कंडेंस्ड है इंटरफेज में, उसका ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो रहा है, यानी कि उसके वजह से कैरेक्टर नहीं आ रहा है। और अगर कैरेक्टर नहीं आ रहा है तो वो जेनेटिकली क्या हो गया, इनएक्टिव। सो दिस रीजन हेटेरोक्रोमैटिन इज जेनेटिकली इनएक्टिव रीजन। हेटेरोक्रोमैटिन इज जेनेटिकली इनएक्टिव रीजन। कैसा, जेनेटिकली इनएक्टिव। आर वी क्लियर, जेनेटिकली इनएक्टिव होगा। बट अभी ध्यान दो, और डिफरेंस बता रहे, इट कैन स्टेन स्ट्रांगली, इट स्टेन्स स्ट्रांगली। क्यों, तो अगर एक थोड़ा सा और सोचना चाहे तो अगर उस कंडेंस रीजन में थोड़ा कलर चला गया, स्टेन चला गया, तो पर्टिकुलरली उसको धोने के बाद तो निकलेगा नहीं कलर, क्योंकि अटका पड़ा है। अगर वो अटका पड़ा है कलर, तो पर्टिकुलरली स्टेन क्या करेगा, डार्क स्टेन करेगा। सो इट स्टेन्स स्ट्रांगली एंड अपीयर्स डार्क, बट ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू अपीयर डार्क। Heterochromatin is 2 to 3 times, ध्यान दो, the what I've said, heterochromatin is 2 to 3 times more rich in DNA than the euchromatin. So ये बेसिक डिफरेंस हमें हेटेरोक्रोमैटिन साइड से पता चला। अब यही चीजें ऑपोजिट कहाँ पे मिलेंगी, यूक्रोमैटिन में। यूक्रोमैटिन देखो कहाँ पे, इट्स द रीजन ऑफ क्रोमोनिमा विच आर अंडरलाइन करो, देख लेना टेक्स्ट बुक में, नॉन कंडेंस स्टेट, जो कंडेंस नहीं है, कौन से फेज में, इंटरफेज या फिर लेट प्रोफेज, अर्ली प्रोफेज में, सॉरी अर्ली प्रोफेज। सो द रीजन ऑफ क्रोमोनिमा यानी कि क्रोमोसोम का एक थ्रेड, सिस्टोक्रोमैटिड, which are in non condensed state। कौन से कंडेंस स्टेट में, नॉन कंडेंस मतलब खुल गया वो पूरा, कंस्टिट्यूट यूक्रोमैटिन। यूक्रोमैटिन रीजन, अभी देखो ये खुल गया तो स्टेन करेंगे तो धोने के बाद निकल जाएगा ना स्टेन। सो यूक्रोमैटिन रीजन स्टेन्स लाइट, और वहां पे अगर वो पूरा खुला हुआ है तो एंजाइम कैन इजीली गो ओवर देयर फॉर ट्रांसक्रिप्शन, और ट्रांसक्रिप्शन अगर हो गया तो ट्रांसलेशन भी होने के लिए तकलीफ नहीं है। सो ये रीजन कैसा हो गया, जेनेटिकली वेरी मच एक्टिव, और उस रीजन का ही रेप्लिकेशन फास्ट होगा, क्योंकि खुला हुआ है ना तो इजी रेप्लिकेशन हो सकता है। क्या खुला हुआ है तो इजी रेप्लिकेशन भी होगा। तो यूक्रोमैटिन इज ट्रांसक्रिप्शनली, देखो वापस बता रहे, यूक्रोमैटिन इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, व्हाइल हेटेरोक्रोमैटिन, देखो हेटेरोक्रोमैटिन इज ट्रांसक्रिप्शनली ऑलमोस्ट इनएक्टिव, दैट्स द पर्टिकुलरली पैराग्राफ फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। ये पैराग्राफ स्टेट बोर्ड के टेक्स्ट बुक में मिलेगा, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के टेक्स्ट बुक। तो देख लेना, ये डिफरेंस बिटवीन बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। फाइन, सो आई थिंक वी आर वेरी क्लियर विद द पर्टिकुलरली हेटेरोक्रोमैटिन एंड यूक्रोमैटिन, ये पार्ट हम समझ गए। चलो, नाउ द नेक्स्ट पार्ट विच वी आर गोइंग टू गो फॉर इज द डीएनए रेप्लिकेशन एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स रिगार्डिंग द डीएनए। अब उसमें पर्टिकुलरली एक्टिविटीज क्या क्या होंगी, तो देखो हम डीएनए रेप्लिकेशन को है ना दो टाइप्स में पर्टिकुलरली क्लासिफाई करते हैं, दो टाइप्स के रेप्लिकेशन बोलते हैं हम डीएनए के ऊपर। रेप्लिकेशन यानी कि क्या, डीएनए को जो पर्टिकुलरली टेम्पलेट्स है कि वो स्ट्रैंड्स है, क्या बोल रहे हैं, क्या स्ट्रैंड्स, उन स्ट्रैंड्स का हम यूज करके जब एक और पॉलीन्यूक्लियोटाइड बना रहे हैं, व्हेन वी आर पर्टिकुलरली सिंथेसाइजिंग न्यू पॉलीन्यूक्लियोटाइड यानी कि क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड की चेन, न्यू पॉलीन्यूक्लियोटाइड। सो पॉलीन्यूक्लियोटाइड अगर हम नहीं बनाने वाले हैं बाय यूजिंग द डीएनए, देन वी आर पर्टिकुलरली डूइंग व्हाट, डीएनए रेप्लिकेशन। अब इसमें वो बोल रहे कि दो टाइप के पर्टिकुलरली होता है डीएनए के रेप्लिकेशन, दो टाइप से होंगे, एक होता है हेटेरोकैटालिटिक और एक होता है ऑटोकैटालिटिक। अब हेटेरोकैटालिटिक क्या है, पहले ये बात करते हैं। हेटेरो यानी कि मिक्स्ड, इसमें हम बोल रहे हैं कि जो डीएनए होता है, डीएनए इज यूज्ड टू सिंथेसाइज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड व्हिच इज नॉट डीएनए, यानी कि डीएनए से हम क्या बनाने वाले हैं, आरएनए। जब डीएनए से आरएनए बना रहे बाय यूजिंग द डीएनए, वी आर मेकिंग द आरएनए, दैट इज अ हेटेरोकैटालिटिक एक्टिविटी डन ओवर द डीएनए, और इसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं मैंने इसको, ट्रांसक्रिप्शन। तो बेसिकली हेटेरोकैटालिटिक फंक्शन डीएनए का कर रहा है, तो वी आर एबल टू सिंथेसाइज आरएनए। पर जब
ऑटो कैटालिटिक, ऑटो यानी कि सेल्फ, so DNA when it is controlling the synthesis of its own, तो डीएनए से जब डीएनए बन रहा है दैट इज नथिंग बट डीएनए रेप्लिकेशन। क्या बोल रहा हूं मैं उसको? डीएनए रेप्लिकेशन। अब डीएनए रेप्लिकेशन, ये ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये सब हमें एक्सप्लेन किया था वॉटसन एंड क्रिक ने। क्या किया था वॉटसन एंड क्रिक ने? उसमें क्रिक ने स्पेसिफिकली सेंट्रल डोग्मा भी बताया था, जिसमें बताया गया था कि डीएनए का पहले आरएनए बनता है, आरएनए का फिर क्या बनेगा? प्रोटीन, आरएनए का क्या बनेगा? प्रोटीन, और इसको बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा। क्या बोलते हैं? सेंट्रल डोग्मा। पर डीएनए का रेप्लिकेशन भी होता है, ये भी उसमें सेंट्रल डोग्मा में बताया गया था। किसने बताया था? बस क्रिक ने। सेंट्रल डोग्मा बस बताया था क्रिक ने। और हम जो बात करने वाले हैं डीएनए रेप्लिकेशन which is of a specific property, which that replication process exhibit a specific property and that is semi conservative nature। कौन सा नेचर बोल रहे हो? सेमी कंजर्वेटिव नेचर। अभी सेमी यानी कि आधा, कंजर्वेटिव मतलब क्या? कंजर्व किया यानी कि बचाया। सो सेमी कंजर्वेटिव नेचर है रेप्लिकेशन का। किस चीज का? डीएनए का। डीएनए खुद का कॉपी बनाता है, डीएनए खुद के 2 कॉपी बनाएगा, पर उसमें वो बोल रहे हैं कि सेमी यानी कि आधा, कंजर्वेटिव यानी कि कंजर्व कर रहे, बचा रहे। सो जो भी कोई नया डॉटर डीएनए बनेगा, नया डॉटर डीएनए बनेगा, वो 50% पैरेंट डीएनए कैरी करेगा, 50% वो नया बनाएगा। ये जो कंसेप्ट है डीएनए रेप्लिकेशन का हम बात करने वाले हैं, ठीक है? सो ध्यान दो। सो we'll talk about semi conservative replication। क्या बात करें? semi conservative replication। now the first thing comes कि semi conservative replication किसने दिया? semi conservative nature of replication was explained by both the scientists, that is Watson and Crick। क्या बोल रहा हूँ मैं? Watson and Crick। देखो ध्यान दो, ये वॉटसन एंड क्रिक है ना, बहुत बार नाम आएगा। इन्होंने मिलके डीएनए का स्ट्रक्चर डिसाइड किया था। डीएनए का स्ट्रक्चर किसने दिया? वॉटसन क्रिक ने। मैंने बहुत आसान, मतलब मेरा एक निमोनिक है। देखो वॉटसन है ना, एक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर था। देखो कैसे याद रख सकता है? वॉटसन इज एन ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर, ठीक है? वॉटसन क्या है? एक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है, क्रिकेटर, ठीक है? सो वॉटसन, क्रिक, इन्होंने, वॉटसन एंड क्रिक ने, दोनों ने मिलके एक डीएनए का टाइप दिया था, दैट इज बी टाइप ऑफ डीएनए। देखो बी डीएनए, जो राइट हैंडेडली ट्विस्टेड, जो स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर हम डीएनए का पढ़ते हैं ना, वो बी टाइप ऑफ डीएनए। वैसे 5 होता है, ए बी सी डी जेड, ए बी सी डी जेड। उसमें का जो बी टाइप ऑफ डीएनए था ना, वो किसने दिया था? वॉटसन एंड क्रिक ने। सो मैंने कैसे याद रखे? वॉटसन विच इज एन ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर, सो क्रिक गेव बी टाइप ऑफ डीएनए। और वो कैसे याद रखता हूँ? वॉटसन, वो कैसे याद रखा मैंने? ध्यान देना। वॉटसन जो है, वॉटसन जो है, उसको बैटिंग पसंद थी। सो बैटिंग यानी कि बी, सो बी टाइप ऑफ डीएनए। सो मैं कैसे रखता हूँ? वॉटसन ने, वॉटसन इज एन ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर एंड इन हिज डीएनए ही हैज बैटिंग, ही हैज बैटिंग इन हिज डीएनए, ही हैज बैटिंग, दैट इज बी टाइप ऑफ डीएनए। देखो कितना सही निमोनिक बनाई है। वॉटसन विच इज एन ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर हैज बैटिंग इन हिज डीएनए, बैटिंग इन हिज डीएनए। याद रहेगा ये वाला एग्जांपल? याद रहेगा? निमोनिक याद रहेगा? तो वॉटसन क्रिक ने बी टाइप ऑफ डीएनए दिया था, ठीक है? फाइन। ये तो निमोनिक अच्छा बना है। अभी ध्यान दो उसमें, आगे हम क्या पढ़ने वाले इसमें। अब जब हम बात कर रहे हैं सेमी कंजर्वेटिव नेचर, क्या बात कर रहे हैं? सेमी कंजर्वेटिव नेचर। तो सेमी यानी कि 50%, कंजर्व यानी कि क्या करना है हमको? प्रिजर्व करना है। क्या करना है? प्रिजर्व, प्रिजर्व यानी कि बचाना, ठीक है? सो इसको बहुत सिंपल से इमेजिनेशन अभी पहले ही मैं बता देता हूँ कि होने क्या वाला है, ठीक है? समझ लो, ये तो ये हमारा डीएनए, ठीक है? डीएनए, उसमें 2 स्ट्रैंड्स है, उसमें 2 स्ट्रैंड्स है। अब इससे जब हमें पर्टिकुलरली डॉटर डीएनए बने मिलेगा ना, तो एक स्ट्रैंड पुरानी होगी। ध्यान दो, एक स्ट्रैंड क्या होगी? पुरानी। इधर की दूसरी स्ट्रैंड है, ये भी क्या होगी? पुरानी, जो हम पेरेंट्स से यूज करेंगे। और उसके ऊपर हम बनाएंगे एक नई स्ट्रैंड। क्या बनाएंगे? नई स्ट्रैंड। तो देखो जो डॉटर डीएनए बना, यहाँ क्या बना? डॉटर डीएनए बना ना, दोनों साइड पे डॉटर डीएनए बना। तो उसमें एक स्ट्रैंड पुरानी है, एक स्ट्रैंड नहीं है, एक स्ट्रैंड पुरानी है, एक स्ट्रैंड नहीं है। तो पुरानी मतलब 50% हमने बचा लिया ना, एक स्ट्रैंड पूरी बचा ली, पेरेंट से हमने ले ली है। तो ये क्या हो गया? सेमी कंजर्वेटिव नेचर हो गया। नहीं तो क्या हो गया? सेमी कंजर्वेटिव नेचर ही तो हो गया, क्योंकि 50% ऑफ डीएनए, मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ, 50% ऑफ द डीएनए इज कंजर्व, 50% ऑफ द डीएनए इज कंजर्व। सो ये सेमी कंजर्वेटिव नेचर दिया किसने? फिर से वही दोनों, वॉटसन एंड क्रिक, इन दोनों ने एक्सप्लेन किया, वॉटसन एंड क्रिक ने एक्सप्लेन किया। और इसका पर्टिकुलरली बेसिस क्या था? अगर ये सवाल पूछ लिया ना, तो एक रूल है बेटा। क्या है? कॉम्प्लीमेंटैरिटी। किस चीज का रूल है? कॉम्प्लीमेंटैरिटी का रूल। कॉम्प्लीमेंटैरिटी, कॉम्प्लीमेंटैरिटी क्या बता रहा है? किसने बता गया था? चार का बता गया था कॉम्प्लीमेंटैरिटी वाला रूल।
जिसमें बोलता है कि ए के सामने हमेशा टी आएगा, जी के सामने हमेशा सी आएगा। वो दोनों में पर्टिकुलरली ए और टी में डबल बॉन्ड आता है, जी और सी में ट्रिपल बॉन्ड आता है। ये कॉम्प्लीमेंटारिटी वाला रूल नहीं था। बॉन्ड ट्रू बॉन्ड है क्या? नहीं, दीज आर हाइड्रोजन बॉन्ड्स, जस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शंस। बट ये है कि दो स्ट्रैंड्स में, इस स्ट्रैंड पे अगर एडेनिन होगा तो उसके सामने हम क्या बनाएंगे? थाइमिन। क्या बनाएंगे? थाइमिन। बनाएंगे नहीं मतलब लाएंगे, उधर ज्वाइन कर देंगे, थाइमिन को ले आएंगे उधर ज्वाइन करने के लिए। सो एडेनिन के सामने हमेशा थाइमिन आता है, ग्वानिन के सामने हमेशा साइटोसिन आता है। ये कॉम्प्लीमेंटारिटी का रूल था। कौन सा रूल था? कॉम्प्लीमेंटारिटी का रूल। कॉम्प्लीमेंटारिटी का रूल था जिसके पर्टिकुलरली यूज करके हम बताने वाले हैं सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन कैसे हुआ। ठीक है, सो आई गेस समझ में आ रहा है इतना तो फाइन। अब विल स्टार्ट विद द प्रोसेस कि सेमी कंजर्वेटिव नेचर हो कैसे जाएगा। तो अब हमको पता है, देखो ध्यान दो, जो रेप्लिकेशन होता है, क्या होता है? रेप्लिकेशन जो होगा वो पर्टिकुलरली कब होगा? रेप्लिकेशन कौन सा फेज में होता है? तो हम बोल रहे हैं एस फेज में होता है। कौन सा फेज में होता है? एस फेज। जो हमें पता है किसमें होगा? एस फेज विल बी इन इंटरफेज। सो डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स इन इंटरफेज एंड विद इन द इंटरफेज इट अकर्स इन एस, दैट इज सिंथेसिस फेज। एस यानी कि क्या होता है? सिंथेसिस फेज। तो सिंथेसिस फेज में पर्टिकुलरली होने वाला है। अब इसमें क्या होगा? सबसे पहली स्टेप होगी एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। सबसे पहली स्टेप क्या होगी? एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अब ये प्रोसेस होगी कैसे? एक इमेजिन करो, ये बैक्टीरिया, नहीं नॉट बैक्टीरिया, वी आर टॉकिंग इन प्रो यूकैरियोट्स। ठीक है, सो यूकैरियोट्स में बात कर रहे हैं तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। अब ये सेल है तो उसके अंदर हमें कहीं पे मिलेगा न्यूक्लियस। क्या मिलेगा? न्यूक्लियस। सो अब डीएनए कहाँ पे था? इनसाइड द न्यूक्लियस। तो अब इस डीएनए को यूज करके हम दूसरा डीएनए बनाने वाले हैं। तो फर्स्ट थिंग दैट हैज टू बी क्लियर दैट रेप्लिकेशन अकर्स इनसाइड द न्यूक्लियस। कहाँ पे होगा? न्यूक्लियस के अंदर होगा रेप्लिकेशन। अब रेप्लिकेशन न्यूक्लियस का अंदर होने वाला है तो हम क्या बनाने वाले? एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाने वाले हैं। क्या बनाने वाले हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। क्या बोल रहा हूं मैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनानी है। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के लिए हमें क्या चाहिए होंगे? मोनोमर्स। और मोनोमर्स कौन होता है? न्यूक्लियोटाइड। मोनोमर्स कौन है? न्यूक्लियोटाइड्स। अब एक जस्ट ग्लांस अगर दूं न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो उसमें सबसे पहले हमको मिलेगा एक शुगर। क्या मिलेगा? शुगर। कौन सा शुगर होता है? डीऑक्सीराइबोस शुगर। कौन सा शुगर होगा? डीऑक्सीराइबोस शुगर। इसके पहले कार्बन पे देखो, ध्यान दो, इसके पहले कार्बन पे, इसके पहले कार्बन पे हमें क्या अटैच होगा? नाइट्रोजन बेस, जो कि एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन कुछ भी हो सकता है, चारों में से कुछ भी होगा, नाइट्रोजन बेस अटैच। उसके पर्टिकुलरली फिफ्थ कार्बन पे ये वो चला गया, फिफ्थ कार्बन पे अटैच होगा हमारा फॉस्फेट ग्रुप। सो हमें न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए होंगे कहाँ पे? इनसाइड द न्यूक्लियस। सो वी नीड दीज न्यूक्लियोटाइड्स टू मेक अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। अब ये कौन से न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं? ये डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। सो ध्यान दो, सो हमारे पास क्या अवेलेबल है? डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स है। कहाँ पे होंगे? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स कहाँ पे होंगे? इनसाइड द न्यूक्लियस। कहाँ पे होने चाहिए वो? इनसाइड द न्यूक्लियस। उनको हम पर्टिकुलरली रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट। हमारे पास आगे क्या होगा? डीऑक्सी थाइमिडिन मोनोफॉस्फेट, और एक और होगा डीऑक्सी साइटिडिन मोनोफॉस्फेट। पर ये सारे है ना इनएक्टिव फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है? इनएक्टिव। तो अब इनको हम क्या करेंगे? एक्टिवेट। सो यही बात आई सबसे पहले कि वी आर गोइंग टू डू एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अब ये कैसे करेंगे? एक्टिवेशन कैसे करेंगे? तो हम यहाँ पे यूज करते हैं साथ में एक एटीपी। क्या करेंगे? एक एटीपी यूज करेंगे। डीएमपी के लिए अलग से यूज करेंगे, डीजीएमपी के लिए अलग से यूज करेंगे, डीटीएमपी के लिए और डीसीएमपी के लिए। हर किसी के लिए एक बार एक एटीपी यूज करता है। और ये डीएमपी को हम कन्वर्ट कर देंगे डीएटीपी में, जो एक एक्टिवेटेड फॉर्म है, दूसरा क्या होगा? डीजीएमपी कन्वर्ट हो जाएगा डीजीटीपी में, डी टीएमपी कन्वर्ट हो जाएगा डीटीटीपी में, और डीसीएमपी कन्वर्ट हो जाएगा डीसीटीपी में। यानी कि डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी थाइमिडिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी साइटिडिन ट्राइफॉस्फेट। और ये हो गए हमारे एक्टिवेटेड फॉर्म। कौन सा हो गया फॉर्म? एक्टिवेटेड। अब क्वेश्चन कम्स की कौन सी एंजाइम यहाँ पे यूज होगी, तो एंजाइम का नाम याद रख लेना बच्चों, दैट इज फॉस्फोराइलेज। कौन सी एंजाइम है?
फॉस्फोराइलेज। कौन सी एंजाइम है? फॉस्फोराइलेज। एंजाइम का नाम क्या है? फॉस्फोराइलेज। व्हाट इज द नेम ऑफ द एंजाइम? फॉस्फोराइलेज। कूल। चलो आगे। अब फर्स्ट स्टेप तो हो गई एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। उसके बाद अभी न्यूक्लियोटाइड एक्टिवेट हो गए, बट आपने सारी प्रोसेस किस पे करनी? डीएनए पे करनी है, नहीं सब। तो वी हैव टू टॉक अबाउट द पॉइंट ऑफ ओरिजिन और इनिशिएशन पॉइंट। लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज दिस। एक अभी इमेजिनेशन लो कि एक लॉन्ग लेंथी डीएनए हमारे पास, ठीक है। अब हमको दूसरे दो एंड तो पता भी नहीं इसके, ठीक है। अब डीएनए में ना, डीएनए में लॉन्ग लेंथी डीएनए में कोई एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है। समझ लो ये एक सीक्वेंस है। ये सीक्वेंस होगा अगर जहां से रेप्लिकेशन शुरू हुआ, बिकॉज लेंथी डीएनए कहाँ से करना है, एक एंड से नहीं होता, बीच में से कहीं से भी हो सकता है। और जितना पर्टिकुलरली कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनिज्म होगा उसके डीएनए में उतने ज्यादा ऐसे पॉइंट्स होंगे जहां से रेप्लिकेशन होगा, ठीक है। उस पॉइंट को हम बोलते हैं पर्टिकुलरली ओरिजिन पॉइंट। क्या बोलते हैं? ओरिजिन पॉइंट। क्या बोलते हैं उसको? ओरिजिन पॉइंट। या फिर एक और नाम बोला उन्होंने, इनिशिएशन पॉइंट, ठीक है। क्या बोला? इनिशिएशन पॉइंट। तो अब इस पोजीशन पे होगा क्या? इस पोजीशन पे होगा क्या? तो वो सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो, इस पोजीशन पे बहुत एक सिंपल चीज है कि डीएनए ना, डीएनए इस पे पर्टिकुलरली एक एंजाइम आएगी। कौन आएगी? एक एंजाइम आएगी। और उस सीक्वेंस पे कोई एक स्ट्रैंड पे, नॉट बोथ द स्ट्रैंड, किसी एक स्ट्रैंड पे कट करेगी। उस एंजाइम का नाम होता है एंडो न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं मैंने? एंडो न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस एंजाइम यानी कि न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करने वाली। और एंडो मतलब इन बिटवीन, नॉट एट द एंड्स, इन बिटवीन कहीं पे कट करेगी। एंड इट्स गोइंग टू गिव अ निक, आई एम गोइंग टू से इट्स गोइंग टू गिव अ निक ऑन वन ऑफ द स्ट्रैंड। दोनों स्ट्रैंड्स पे नहीं करेगी, डीएनए के किसी एक स्ट्रैंड पे ही कट करेगी। एंड दैट्स गोइंग टू बी पर्टिकुलरली थ्रू द एंजाइम एंडोन्यूक्लियस। सो अभी देखो, ध्यान दो, मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे कट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कट। आई कांट रब इट विद दिस। इमेजिन करो यहाँ पे कट हो गया। क्या हो गया? आई थिंक कलर भी नहीं चूज होने का। देखो ध्यान दो, यहाँ पे कट लग रहा है, अभी दिख रहा है कट हुआ है। अब वो कट जो हुआ होगा, यहाँ पे कट दिख रहा है हम लोगों को। या हमें यहाँ पे कट दिख रहा है, ध्यान से देखो, यहाँ पे कट दिख रहा है। वहां पे जो कट होगा, अब उस पे पर्टिकुलरली अनवाइंडिंग शुरू होगी बोथ डायरेक्शन पे। यहाँ से इस साइड भी होगी अनवाइंडिंग, और यहाँ से इस साइड होगी। सो यहाँ पे हम इतना समझ ले कि पॉइंट ऑफ ओरिजिन एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे वो कट होगा विद द हेल्प ऑफ एंडोन्यूक्लियस। और उस पॉइंट से हमेशा याद रखना है कि क्या शुरू होगी? रेप्लिकेशन। क्या शुरू होगी? रेप्लिकेशन। अब एक और चीज इसमें एक बताने लायक जो थी कि हमारा जो पर्टिकुलरली प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम है, जो हम सीखे, प्रोकैरियोटिक डीएनए होता है, वो हमारा सर्कुलर डीएनए। कैसा? सर्कुलर डीएनए। इसमें हमें दोनों दो स्ट्रैंड्स है, हमें पता है इसमें क्या है, दो स्ट्रैंड्स है। देखो ध्यान दो, दो स्ट्रैंड है, ठीक है, दो स्ट्रैंड्स। ये सर्कुलर डीएनए हमें कहाँ मिलता है? इसमें मिलेगा प्रोकैरियोट। अब प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम या फिर प्रोकैरियोटिक डीएनए में ध्यान दो, क्या बोल रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोकैरियोटिक डीएनए में, प्रोकैरियोटिक डीएनए में ओरिजिन पॉइंट बस कितने होते हैं? एक। ओरिजिन पॉइंट कितने होंगे? इट इज ओनली वन ओरिजिन पॉइंट। कितने होंगे? वन ओरिजिन पॉइंट। अब समझ लो ये वाला पॉइंट हो गया ओरिजिन पॉइंट। कौन सा वाला पॉइंट बोल रहा हूं मैं? यहाँ का पॉइंट हो गया ओरिजिन पॉइंट। क्या हो गया? ओरिजिन पॉइंट। तो ये ओरिजिन पॉइंट पे क्या होगा? अनवाइंडिंग होगा, यहाँ पे कट होगा और अनवाइंडिंग होगा। अगर वो अनवाइंड हुआ तो हमें कैसे दिखेगा पता है? डीएनए एक स्पेशल स्ट्रक्चर दे गया। दूर से अगर हमने देखा तो दो स्ट्रैंड हम दूर खींच रहे, अभी दो दूर खींच रहे, तो क्या होगा ना, एक स्ट्रैंड नीचे रह जाएगी इधर एंड की, और एक स्ट्रैंड ऊपर तक हमने खोल ली। देखो ध्यान दो, ये ऊपर की स्ट्रैंड है ऐसी, और एक नीचे की स्ट्रैंड हमने क्या की? खींच के बीच तक ला दी। सो एक अपीयरेंस आ रहा है यहाँ पे, इसको बोलते हैं थीटा। क्या बोलते हैं? थीटा। सो थीटा रेप्लीकेशन दिखता है, ऐसे बोलते हैं। क्या दिखता है? थीटा रेप्लीकेशन। क्योंकि हमने क्या कि एक स्ट्रैंड खींच के यहाँ तक ला दी, तो यहाँ पे एक अपीयरेंस आ जाएगा। कौन सा? ऊपर का स्ट्रक्चर जैसे के वैसे रह गया इधर, और एक स्ट्रैंड हमने ऊपर खींच के ला दिए। राइट, राइट, समझ में आ गया? तो थीटा रेप्लिकेशन एक स्पेशल प्रॉपर्टी है जो प्रोकैरियोटिक डीएनए में देखने मिलती है। अब हम बात करते हैं अनवाइंडिंग। अनवाइंडिंग अभी करने के लिए यहाँ पे बहुत सारी चीजें होंगी, ध्यान दो। अनवाइंडिंग इज गोइंग टू अकर ऑन बोथ द डायरेक्शन। सो ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं बोथ डायरेक्शन पे होगी?
तो ये हमारा डीएनए था, हमने बोला कि वो एक स्पेसिफिक लोकेशन था जहाँ पे क्या हुआ, कट हुआ है। होल्ड सेकंड। अभी ध्यान दो। तो हम क्या बोल रहे हैं, एक स्पेसिफिक लोकेशन था जहाँ पे हमने क्या किया, कट किया। यहाँ पे कहीं पे बीच में हमने क्या किया, कट कर दिया इस रीजन में। कौन से रीजन में, इस रीजन में हमने कट कर दिया। देखो ध्यान दो, साइमोनिस से कि यहाँ पे हमने क्या कर दिया, कट कर दिया। किसके मदद से, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से। सो क्वेश्चन में पूछ सकते हैं एक और चीज, की एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या कट करती है, इस यहाँ पे क्या कट किया उसने। तो दे आर गोइंग टू पर्टिकुलरली कट फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। कौन सा, फॉस्फोईस्टर बॉन्ड किया। फॉस्फोडाइस्टर नहीं बोलना है, फॉस्फोईस्टर बॉन्ड कट किया। क्या किया, फॉस्फोईस्टर। बिकॉज कहीं पे एक जगह तोड़ा है बस। तो फॉस्फोईस्टर, पूरा फॉस्फेट सेपरेट नहीं किया, बस एक फॉस्फेट का एक साइड से कट कर दिया। सो फॉस्फोईस्टर बॉन्ड कट कर दिया था। ठीक है, अब वो कट दिख रहा है। अब क्या होगा ना, अनवाइंडिंग। अनवाइंडिंग यानी कि वो डीएनए खुल रहा है, तो दोनों डायरेक्शन से खुलेगा। मतलब इस कट के ये साइड भी खुलता जाएगा, और कट के ये साइड भी खुलता जाएगा। यानी कि ये जो दो स्ट्रैंड्स है, दोनों दोनों साइड पे खुलते जाएंगे, एंड दैट्स गोइंग टू क्रिएट अनवाइंडिंग, दैट्स गोइंग टू क्रिएट अनवाइंडिंग। सो एक इमेजिन करते हैं, यहाँ पे हमने कट किया ना, तो हम इतना ही सेक्शन स्टडी करेंगे, इतना सेक्शन। तो मैंने वो वाला पीस यहाँ पे ले लिया, ध्यान दो। ये डीएनए इधर कंटिन्यू कर रहा है, हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे। अब ये जो पार्ट था आगे बहुत लंबा, ये इधर कंटिन्यू हो रहा है, हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे, ध्यान नहीं दे रहे वहां पे। तो कट के बीचों बीच हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे अभी क्या होगा ना, यहाँ पे एक एंजाइम आएगा, एक एंजाइम आ रहा है, ध्यान दो। यहाँ पे क्या, एक एंजाइम आएगा। इस एंजाइम का नाम होता है हेलिकेज। क्या नाम है एंजाइम का, हेलिकेज। एंजाइम का नाम क्या बोला मैंने, हेलिकेज। ये जो हेलिकेज एंजाइम है, इट विल पर्टिकुलरली अटैच टू द कटेड डीएनए स्ट्रैंड। और वो डीएनए स्ट्रैंड को ऐसे खोलते जाएगा, रोल करके खुलते जाएगा। और वो जितना पर्टिकुलरली वो ओपन करते जाएगा, उतना डीएनए क्या होता है, खुलते जाएगा। सो दैट इज गोइंग टू गिव राइज टू, देखो अगर हम इमेजिन करें, अब अगर हम इमेजिन करें, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन ओवर देयर। सो ऐसी अनवाइंडिंग दूसरे साइड से भी होगी, ऐसी अनवाइंडिंग ये साइड भी होगी, बट हम एक साइड को देख रहे हैं। अब इससे क्या होगा, हेलिकेज एंजाइम जितना आगे आगे जाएगी, वो क्या करेगी, अनकॉइल करेगी स्टेट। क्या करेगी, अनकॉइल। तो हम बोल रहे हैं कि देखो एक लंबा सा डीएनए अनकॉइल हुआ है, यहाँ पे बहुत सारा पॉइंट पीस अनकॉइल हुआ है, और अभी भी आगे का पार्ट अनकॉइल होना बाकी है। ऐसा हो गया, ये पीस ने एंजाइम कहाँ तक पहुंची, आगे तक पहुंच गई। देखो ध्यान दो, यहाँ तक पहुंच गई। अब यहाँ तक पहुंचने की वजह से इतना जो पीस था, इतना जो पीस था, वो क्या हो गया, ओपन हो गया। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि न्यूक्लियोटाइड जो था ना, न्यूक्लियोटाइड्स सेपरेट हो गया। बट क्या है, इनके बीच में हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, अट्रैक्शन होता है। वो वापस क्या करेंगे, कॉइल होने का ट्राई करेंगे। क्या करेंगे, कॉइल होने का ट्राई करेंगे। बट वो होंगे नहीं, बिकॉज देर आर सम प्रोटीन्स यहाँ पे अटैच हो जाएंगे। प्रोटीन्स बाहर साइड से क्या करेंगे, अटैच हो जाएंगे। और उस पर्टिकुलरली क्या करेंगे, उन दोनों स्ट्रैंड्स को एक दूसरे से अटैच होने से रोकेंगे। इन प्रोटीन्स को हम बोलते हैं, ध्यान दो, एसएसबीपी। क्या बोला मैंने, एसएसबीपी, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबलाइजिंग द डीएनए, स्टेबलाइजिंग द डीएनए। दीज आर कॉल्ड एज सिंगल स्ट्रैंड। देखो क्या बोल रहा हूं मैं, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स। क्या बोला मैंने, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स। और सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स, ये जितना डीएनए खुला है ना, उसको क्या कर रहा है, स्टेबलाइज कर रहा है। ये एंजाइम कौन सी थी, हेलिकेज। समझ में आ गया। तो ऐसा करते जाएगा जाएगा, और डीएनए क्या हो जाएगा, ओपन अप हो जाएगा। और एक स्टेट आ जाएगी, अभी एक स्टेट आ जाएगी। देखो ध्यान दो क्या बोल रहे हैं, दैट इज रेप्लीकेशन 4। क्या आ जाएगा, रेप्लीकेशन 4। सो रेप्लीकेशन 4 कैसा दिखना चाहिए, वो कॉइल्ड पीस ऑफ डीएनए, ये दोनों स्ट्रैंड देखो बहुत लंबे से सेपरेट किया। 4 के यानी कि वो उसको कांटा चमचा नहीं बोलता, तो ये दो कांटे हैं, ऊपर से चम्मच का हैंडल, ऐसे इमेजिन करो। तो ये जो हमारे बस अनकॉइल्ड स्टेट है, यहाँ पे हमें कौन सी एंजाइम मिलेगी, ध्यान दो, यहाँ पे कौन सी एंजाइम मिलेगी, जो ओपन करते जा रहा है। इसको बोलेंगे हेलिकेज। क्या बोल दिया, हेलिकेज। उसके बाद बाहर साइड से हमें क्या प्रोटीन्स मिलेंगे, कुछ कुछ प्रोटीन्स मिल रहे हैं बाहर साइड से। इनको हम क्या बोल रहे हैं, इनको हम क्या बोल रहे हैं, एसएसबीपी। क्या बोल दिया, एसएसबीपी। बट दिस इज नॉट इनफ, देर इज एन एडिशनल एंजाइम विद एसएसबीपी, दैट इज सुपर हेलिक्स स्टेबलाइजिंग एंजाइम। क्या बोल रहा हूँ मैं, सुपर हेलिक्स स्टेबलाइजिंग एंजाइम। ये एंजाइम जब फाइनली आती है, ये फोर्क हो जाता है स्टेबल। ये फोर्क क्या हो जाएगा, रेप्लिकेटिंग फोर्क क्या हो जाएगा, स्टेबल। ठीक है, क्लियर है, फिर पे ये फोर्क क्या हो जाएगा, स्टेबल। ठीक है,
एसएसबीपी तो है, बट सुपर हेलिक्स स्टेबलाइजिंग एंजाइम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो 4 को क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा। क्या करेगा? 4 को स्टेबलाइज। क्लियर? उसके बाद अब ध्यान दो, देखो एक डायग्राम में दे भी रखा है मैंने, बट ठीक है, वो एक जस्ट टेक्स्ट बुक का डायग्राम होता, हम उसको एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब जो डीएनए होता है उसको आपको पता है, स्ट्रैंड्स को है ना, पर्टिकुलरली हम ये क्या किया, लेबलिंग किए बाय प्राइमेट्स, उनके एंड्स को हमने क्या किया रहता है, लेबल। तो जस्ट फॉर आवर कन्वीनियंस लेट्स से दिस इज द पर्टिकुलरली 3' एंड। तो देखो 3' एंड यानी कि 3 प्राइम एंड, तो पीछे तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा, पीछे तक जाएगा, और यहाँ पे आ गया 5'। ठीक है, यहाँ पे 5' है तो यहाँ पे क्या हो गया, 3', और यहाँ पे 3' हो गया तो ये क्या हो गया, 5'। तो ऐसा स्ट्रैंड ओपन है। इस पर अपन एक रैंडम सीक्वेंस ले लेते हैं, एक रैंडम सीक्वेंस लेंगे, ठीक है। सीक्वेंस भी लेने की जरूरत नहीं, हम ऐसे ही बता देते, यहाँ पे भी उसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होगा। क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस। लेट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड येट। सो एक सीक्वेंस है यहाँ पे, क्या है, सीक्वेंस। अब जब हम पर्टिकुलरली रेप्लिकेशन शुरू करने वाले हैं, रेप्लिकेशन नई स्ट्रैंड बननी शुरू होगी ना, तो पहले हम ये रेप्लिकेशन फोर्क स्टेबलाइज करेंगे विद द एंजाइम सुपर हेलिक्स स्टेबलाइजिंग एंजाइम एंड एसएसबीपी प्रोटीन, और ये जो स्ट्रक्चर बना इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन फोर्क। क्या बोलते हैं इसको, रेप्लिकेशन फोर्क। ओके, सो नाउ वी वांट टू टॉक अबाउट द नेक्स्ट। अब यहाँ पे हम बात करेंगे सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड। किस चीज के बारे में बात करेंगे, सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड। तो वो करने से पहले हम लोग को सबसे पहले एक चीज याद रखनी पड़ती है कि इसमें एंजाइम कौन से होगी सिंथेसिस नई स्ट्रैंड बनाने के लिए, क्योंकि हम जो पर्टिकुलरली पेरेंट स्ट्रैंड्स है उनको हम यूज करेंगे नई स्ट्रैंड बनाने के लिए। तो पेरेंट स्ट्रैंड्स को हम टेम्पलेट्स बोलेंगे। जो पेरेंट डीएनए है ना, यहाँ पे जो पेरेंट डीएनए है इनको हम टेम्पलेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेम्पलेट्स। क्या बोलेंगे, टेम्पलेट्स। अब ये हमें याद रखना है कि ये जो टेम्पलेट है जिसका 5' एंड फ्री है उसको हम बोलते हैं लैगिंग टेम्पलेट। क्या बोलते हैं, लैगिंग टेम्पलेट। और जिसका 3' एंड फ्री है उसको बोलते हैं हम लीडिंग टेम्पलेट। अब वो क्यों बोलते हैं हम उसको ध्यान देंगे, बट टेम्पलेट यानी कि जिसका यूज किया जाता है दूसरा स्ट्रक्चर बनाने के लिए। टेम्पलेट किसको बोलेंगे, जिसका यूज करेंगे दूसरा उसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर बनाने के लिए। इसको मराठी में एक वर्ड साचा बोलते, साचा। साच्याला कसं आपण यूज करतो आणि दुसरं पर्टिक्युलरली कॉम्प्लिमेंटरी स्ट्रक्चर त्यापासून बनवतो। सो साचा टेम्पलेट म्हणजे मोल्ड, मोल्ड म्हणजे साचा। सो लीडिंग टेम्पलेट, दिस इज गोइंग टू बी लीडिंग टेम्पलेट, दिस इज गोइंग टू बी लैगिंग टेम्पलेट। ये क्यों बोल रहा हूँ वो हम देखेंगे आगे। बस अभी इतना याद रखो, लीडिंग टेम्पलेट यानी कि जिसका 3' एंड फ्री है वो लीडिंग टेम्पलेट, और जिसका 5' एंड फ्री है वो क्या हो गया, लैगिंग टेम्पलेट। अब वो क्यों, कैसे, वो हम सीखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। अब बस अभी पहले याद रखना है ये चीज है कि जिसका 3' एंड फ्री, जो स्ट्रैंड का 3' एंड फ्री, जो स्ट्रैंड का 3' एंड फ्री वो लीडिंग टेम्पलेट, जिस स्ट्रैंड का 5' एंड फ्री वो लैगिंग टेम्पलेट। अब ये क्यों अराइज हो रहा है, तो ये सब जो इश्यू हमको देखना पड़ रहा है, रेफरेंसेस देखना पड़ रहा है, ये नाम याद रखने पड़ेंगे, लीडिंग एंड लैगिंग। ये बिकॉज ऑफ एन एंजाइम, दैट एंजाइम इज, ध्यान दो, डीएनए डिपेंडेंट, डीएनए डिपेंडेंट, डीएनए पॉलीमरेज। क्या बोला मैं, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ठीक है, अब ये एंजाइम क्या है, और फर्क नाम के नाम में क्या समझ रहे हैं, डीएनए का यूज करके, डीएनए पे डिपेंड होके एक नई डीएनए पॉलीमर चेन बनाएगा। दैट्स कॉल्ड एज डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पे डिपेंड होकर डीएनए बनाने वाले एंजाइम को बोलते हैं डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। प्रॉब्लम ये नहीं है, ये जो पर्टिकुलरली डीएनए है ना, ये जो एंजाइम है ना, वो कोई भी डीएनए की स्ट्रैंड 5' से 3' ही बनाएगी। जो नई स्ट्रैंड बनेगी उसका ओरिएंटेशन क्या हो गया, फिक्स। न्यू स्ट्रैंड, new strand will always be from, will always be synthesized from 5' to 3', will always be synthesized from 5' to 3', 5' to 3' बनेगा, 5' से 3' बनेगा। अब होगा क्या, यहाँ पे सिनेरियो थोड़ा सा देख लेते हैं, यहाँ पे सिनेरियो थोड़ा सा देख लेते हैं। सो हम बात कर रहे हैं, थोड़ा सा हम बोल रहे हैं कि डीएनए कॉइल्ड है। चलो 2 स्ट्रैंड बना लिया हमने, 2 स्टैंड बना ली। इसका मैं बोल रहा हूँ 3' एंड फ्री है, इसका 5' एंड फ्री है। ठीक है, नो इश्यू। यहाँ पे एक रैंडम सीक्वेंस ले रहा हूँ। शुरू में ना, शुरू में, शुरू में क्या होगा, इमेजिन करो, शुरू में क्या होगा, थोड़ा सा पीस ऑफ डीएनए ओपन था, थोड़ा सा पीस ऑफ डीएनए ओपन था, और अभी भी बहुत सारा डीएनए अनओपन्ड है, अभी भी बहुत सारा डीएनए अनओपन्ड है। तो ये स्टेट से यहाँ पे था, ये 3', यहाँ पे हम कुछ सीक्वेंस ले लेते, बोल देते ए। तो शुरू में ए सीक्वेंस था, बाद में हम बोल रहे
जैसे जैसे खुलते जाएगा, भी देखो इमेजिन करना है, बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशन है। हम पर सबसे पहले क्या करेंगे, वो जो पर्टिकुलरली हेलिकेज एंजाइम है वो ऊपर 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 ओपन करते जा रहा है। इस पे हम सीक्वेंस ले रहे ए, फिर ले लिया जी जी सी, फिर ले लिया सी सी ए, फिर टी टी यू, यू तो नहीं ले सकते, टी टी ए, वापिस टी टी जी, जी सी जी सी, ऐसा एक सारा रैंडम सीक्वेंस ले लिया। ठीक है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री ये साइड में होने वाला है, ये हमको पता है। ये साइड का कॉम्प्लीमेंट्री ये साइड में होने वाला है, हमको पता है। तो ये एंजाइम, हेलिकेज एंजाइम तो ऊपर ऊपर जा रही है और वो ओपन करते जाने वाली है, ऊपर ऊपर जाके ओपन करने वाली है। ठीक है, सो अब ध्यान दो, पर्टिकुलरली आगे कौन वाला, होल्ड अ सेकेंड, पॉइंट खत्म करना पड़ा। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, अब ये लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड्स कैसे बनी, क्या होगी। सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, आरएनए प्राइमर बनेगा। क्या बनेगा, आरएनए प्राइमर। प्राइमर कौन से एंड पे अटैच होता है, हमेशा याद रखना है, 3' एंड पे। सो यहाँ पे अटैच होगा सबसे पहले एक आरएनए प्राइमर, दैट इज ऑन द 3' एंड, जो पर्टिकुलरली आरएनए प्राइमर कॉम्प्लीमेंट्री होगा हमारे शुरू के कुछ सीक्वेंस का। ये आरएनए प्राइमर यहाँ पे अटैच हो जाएगा। ये आरएनए प्राइमर बनाने वाली एंजाइम जो होती है ना, वो प्राइमेज एंजाइम होती है। क्या होती है, प्राइमेज एंजाइम। कौन सी एंजाइम, प्राइमेज। वो इस एंड पे 3' एंड पे अटैच हो गया। इस स्ट्रैंड का 3' एंड यहाँ पर, तो यहाँ पे कुछ सीक्वेंस होगा ना, यहाँ पे कुछ सीक्वेंस होगा, तो वो आरएनए प्राइमर यहाँ पे अटैच हो जाएगा इस चीज का। सो इसका यहाँ पे हुआ, इसका यहाँ पे हुआ। अब एंजाइम आएगी कौन से एंड पे आती है, हमेशा 3' एंड पे ही आएगी एंजाइम। कौन सी, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमर। देखो यहाँ पे आ गया एंजाइम, एंड दिस एंजाइम इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन बिकॉज वो जो नई स्ट्रैंड बनेगी वो 5' to 3' बनेगी। सो व्हाट विल हैपन, द एंजाइम विल गो इन दिस डायरेक्शन एंड इट्स गोइंग टू सिंथेसाइज द डीएनए इन दिस डायरेक्शन। देखो ऊपर साइड बनेगा, ये ऐसे बनते जाएगी, ऊपर ऊपर बनते जाएगी। बट व्हाट विल हैपन ऑन द अदर स्ट्रैंड, द सेम एंजाइम विल बी ओरिएंटेड ओवर हियर, कौन सी एंजाइम है ये, डीएनए डिपेंडेंट, डीएनए पॉलीमरेज। ये एंजाइम यहाँ से नीचे आएगी ऐसे। वो नीचे आने की वजह से क्या हो जाएगा, इस स्ट्रैंड पे जो कॉम्प्लीमेंटेशन होगी वो इस पे बनेगी। अब प्रॉब्लम ये नहीं है, ध्यान देखो, ये हो गया, इतना पार्ट यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से नीचे आ गया। अब हेलिकेज एंजाइम तो रुक रही नहीं है ना, वो ऊपर साइड और ओपन कर दी। सो और ओपन करने की वजह से व्हाट विल हैपन, ऐसे समझो कि यही वो डीएनए, तो हम दूर से देख रहे हैं, यही वो डीएनए। एंजाइम अभी भी क्या है, यहाँ पे, अभी भी कहा है, यहाँ पे। तो ये और ऊपर जाएगी, पर ये जो आंसर हमारी एंजाइम थी वो यहाँ पे आके रुक गई है। अब ये वापस यहाँ से निकलेगी, यहाँ पे आएगी, वापस ये करेगी। सो इससे क्या होगा, एक स्ट्रैंड कंटिन्यूस हमारी क्या हो रही है, रेप्लिकेट हो रही है। एक स्ट्रैंड हमारी कंटिन्यूसली ऊपर साइड रेप्लिकेट हो रही है, जो 3' एंड ओपन था। पर जिसका 5' एंड ओपन था, वहां पे हम पीसेस में रेप्लिकेट कर रहे हैं। इतना रिप्लिकेट हुआ, फिर वापस इतना रिप्लिकेट होगा, और खुला डीएनए और रेप्लिकेट होगा, और खुला डीएनए और रेप्लिकेट होगा। ये साइड से ऊपर ऊपर कंटिन्यूस जा रहा है। पर दूसरी स्ट्रैंड हम फ्रैगमेंट्स में करते जा रहे हैं। कैसे करते जा रहे हैं, फ्रैगमेंट से। और वो एक पर्टिकुलरली हमें एक अपीयरेंस देगा, तुम ध्यान दो। देखो ऐसे हम उल्टा डायग्राम देखा टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा उल्टा डायग्राम दिखा रहे हो। देखो एक स्ट्रैंड जिसका 3' एंड फ्री है, वहां पे रेप्लिकेशन कंटिन्यूस ऊपर तक हो रहा है, यानी यहाँ पे रेप्लिकेशन रुक रहा है क्या, नहीं। तो जो पर्टिकुलरली टेम्पलेट थी यहाँ पे रुक नहीं रहा ना, तो लीड कर रहा है, रुक नहीं रहा तो लीड कर रहा है। तो वो टेम्पलेट हो गई लीडिंग टेम्पलेट, और वो स्ट्रैंड जो बन रही है, नई नई स्ट्रैंड बन रही है, उसको बोलेंगे हम लीडिंग स्ट्रैंड। क्या बोलते हैं उसको, लीडिंग स्ट्रैंड। पर यहाँ पे ऑन द अदर साइड, every time we have to use a new RNA primer, and every time there is a particularly fragment that is synthesized, क्योंकि छोटे छोटे सेगमेंट्स में हम उसको क्या कर रहे हैं, रेप्लिकेट क्या कर रहे हैं, रेप्लिकेट। सो हाउ इट्स गोइंग टू अपीयर, फाइनली एक डायग्राम कैसे अपीयर होगा। देखो ये फोर्क बना रहा हूं मैं, दोनों स्ट्रैंड्स का फोर्क बना रहा हूं। मैं बोल रहा हूँ कि ये एंड 3' एंड है, ये एंड 5' एंड है। तो इसमें रेप्लिकेशन कंटिन्यूस हुआ, जिसमें शुरू में हमने एक आरएनए प्राइमर भी लगाया। यहां पे तुम लोगों को मल्टीपल आरएनए प्राइमर्स यूज करने पड़े। क्यों, क्योंकि हर बार वो जो है, जब एक्स्ट्रा खुल रहा है
तो एक नया डी पीस ऑफ डीएनए हमको क्या करना पड़ रहा है, सिंथेसाइज। और तुम ऑब्जर्व कर सकते हो यहाँ पे डीएनए कंटिन्यूस बना है, यहाँ पे फ्रैगमेंट्स में बना है। इस फ्रैगमेंट्स को, इन फ्रैगमेंट्स को हम बोलते हैं ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स। क्या बोला मैंने इसको, ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स। और ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स जिस पर्टिकुलरली टेम्पलेट पे बनता है उस टेम्पलेट को बोलते हैं हम लैगिंग टेम्पलेट। टेम्पलेट का नाम क्या है, लैगिंग टेम्पलेट। और जो जिसपे पर्टिकुलरली कंटिन्यूस रेप्लिकेशन हुआ हम उसको बोलते हैं लीडिंग टेम्पलेट। क्या बोलते हैं, लीडिंग टेम्पलेट। और जो स्ट्रैंड्स बने वो क्या होंगे, लीडिंग टेम्पलेट पे बनी लीडिंग स्ट्रैंड, लैगिंग टेम्पलेट पे बनी लैगिंग स्ट्रैंड। पर यहाँ पे हम एक इशू ऑब्जर्व स्टिल कर रहे हैं कि अभी भी डॉटर डीएनए नहीं बनी, तो ये प्राइमर्स रिमूव करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे, प्राइमर्स। तो प्राइमर्स रिमूव करने के लिए अब आएगी एंजाइम हमारी आरएनएस। कौन सी एंजाइम आएगी, आरएनएस। आरएनएस ये प्राइमर्स को रिमूव कर देगी और उसकी जगह हमको उतना पीस ऑफ डीएनए बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारे पास दो एंजाइम्स है। एक होती है डीएनए पॉलीमरेज 1। क्या बोला मैं, डीएनए पॉलीमरेज 1, जो प्रोकैरियोट्स में, किसमें, प्रोकैरियोट्स में उस आरएनए प्राइमर को क्या करेंगे, रिप्लेस। आरएनए प्राइमर को रिप्लेस करेंगे, आरएनए प्राइमर को रिप्लेस करेंगे किसमें, प्रोकैरियोट्स में। किसमें, प्रोकैरियोट्स में। तो तुम बोलोगे सर अगर प्रोकैरियोट्स में आरएनए प्राइमर रिप्लेस करने के लिए डीएनए पॉलीमरेज 1 है तो यूकैरियोट्स में कौन रिप्लेस करेगा। यूकैरियोट्स में एक एंजाइम है आरएनए, सॉरी डीएनए पॉलीमरेज अल्फा। डीएनए पॉलीमरेज अल्फा जो कि पर्टिकुलरली रिप्लेस करेंगे, इट्स गोइंग टू रिप्लेस आरएनए primer. They are going to replace the RNA primer in eukaryotes. In whom? Eukaryotes. So अगर हम रिप्लेस कर दिया, अभी ध्यान दो, यहाँ पे इस डायग्राम में हम बोल रहे हैं कि रिप्लेस हो गए, सो हम बोलेंगे कि यहाँ पे रिप्लेस हो रहे। सो आरएनए प्राइमर देखो मैंने रिमूव कर दिया, आरएनए प्राइमर रिमूव कर दिए। तो यहाँ पे क्या होगा, अभी ये साइड की तो कंटिन्यूस बन गई, पर यहाँ पे अभी भी देखो, यहाँ पे अभी भी ज्वाइंट्स बाकी है। क्या बाकी है, ज्वाइंट्स। वो ज्वाइंट्स कौन करेगा, फाइनली the Okazaki fragments will be joined by an enzyme। यहाँ पे एंजाइम लगेगी for joining them and that enzyme is called as DNA ligase enzyme। क्या बोल रहा हूँ मैं, DNA ligase। so DNA ligase के मदद से वो जो फ्रैगमेंट, जो पीसेस थे वो क्या हो जाएंगे, रीजॉइन। क्या हो जाएंगे, रीजॉइन। और अगर वो रीजॉइन हो गए तो हमारे दो डॉटर डीएनए बन गए। क्या बन गए, दो डॉटर डीएनए। सो दो डॉटर डीएनए कैसे दिखेंगे, ऐसे सीधे सीडी जैसे दिखने वाला है। अभी भी उनका बहुत काम बचा है। दो डॉटर डीएनए हो गए ये दो, जिसमें एक स्ट्रैंड पुरानी यूज है, एक स्ट्रैंड देखो, एक स्ट्रैंड कैसी है, एक स्ट्रैंड पुरानी वाली है दोनों टेम्पलेट, और एक स्ट्रैंड हमने नई बनाई है। एक स्ट्रैंड क्या किया, नई बनाई है। सो ये जो दो हमारे दो डीएनए थे वो बन गए। अब इनको कॉइल करना है, तो इनको कॉइल करने के लिए कौन सी एंजाइम आएंगी, कॉइल करने के लिए इट्स गोइंग टू बी डीएनए गायरेज एंजाइम, जो इन डॉटर डीएनए को क्या करेंगे, फिर से कॉइल करेंगी and it's going to convert these daughter DNAs into a highly coiled DNA जो रेडी हो गया है टू डिस्ट्रीब्यूट इनटू टू डिफरेंट सेल्स, जो रेडी हो गया टू डिस्ट्रीब्यूट इनटू टू डिफरेंट सेल्स। आई होप क्लियर है ये सब चीजें। देखो बहुत ज्यादा कंटेंट था, रेप्लिकेशन वाला मैकेनिज्म बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। वंस यू गो थ्रू द पर्टिकुलरली व्हाट दिस लेक्चर विल अगेन बी अपलोडेड ऑन द चैनल। इसको धीरे धीरे एक बार देख लेना। एंड वन मोर थिंग यू हैव टू डू इज रीड एंड वॉच, रीड एंड वॉच। पैराग्राफ मैंने एक्सप्लेन किया, हर पॉइंट को अलग अलग से एक्सप्लेन किया। उतना पॉइंट देखने के बाद एक बार वापस टेक्स्ट बुक से रीड जरूर कर लेना, ठीक है। सो थैंक यू, दिस इज द सेकंड लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पर्टिकुलरली लेके आएंगे दैट इज द ट्रांसक्रिप्शन एंड जेनेटिक कोड। सो फाइन, बाय।